इससे पहले कि अगर हम लोग टॉपिक की बात करें तो मेडिवल हिस्ट्री में हमारे 2 टॉपिक, मॉडर्न में भी 2 टॉपिक कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग आ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री में। कौन सा हिस्ट्री है ये? एंशिएंट हिस्ट्री। यानी इसमें हम डील करने वाले हैं पर्टिकुलरली 3 टॉपिक के बारे में। एक तो हमारा आईवीसी हो गया, दूसरा हमारा वैदिक पीरियड हो गया, और तीसरा है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। ये वो 3 टॉपिक हैं जिसको हम लोग इसमें कवर करते हैं। लेकिन हम लोग शुरुआत कहां से करते हैं? आईवीसी यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, थोड़ा सा कौन कौन इससे पहले नहीं पढ़ा आईवीसी? जो नहीं पढ़े हो इंडस वैली, आप पढ़िए। तुम नहीं पढ़े हो जी केशव? तुम पढ़े हो संदीप? चलो जो भी पढ़ो नहीं पढ़ो, ठीक है। अब आईवीसी क्यों इंपॉर्टेंट है हमें पढ़ना? सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में ये मतलब नहीं है कि यही सबसे ज्यादा पुरानी सिविलाइजेशन है, लेकिन अगर हम बात करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन, कौन सी सिविलाइजेशन, तो हम आईवीसी की बात करते हैं। ठीक है, आईवीसी सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो 2500 बीसी से लेकर के, अभी लिखना मत कुछ, 1750 बीसी के बीच में ये एक्टिव रहा है, टाइम पीरियड है। और ये टाइम पीरियड हमने फाइंड किया है C14 कार्बन डेटिंग से। किससे फाइंड किया हमने? अब देखो, कार्बन डेटिंग वो प्रोसेस है जिसके तहत आप किसी भी बहुत पुराने फॉसिल से उसको कार्बन डेट करके उसके टाइम पीरियड का पता लगा सकते हैं। जो आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं ना, जिनको बहुत पुराना मान लो डायनासोर की हड्डी मिल गई, या फिर उनको कोई ऐसा, आप लोग देखते होंगे, अभी सुनने में आया है कि एक मूर्ति मिली है नेपाल में, वो कहते हैं महाभारत से पहले टाइम की वो मूर्ति है। वो मूर्ति अभी काठमांडू के आसपास में मिला है। तो वो कैसे पता कि उन लोगों ने उसका बहुत ही छोटा माइन्यूट सा वो लोग परत थोड़ा सा उसको घिस करके निकालते हैं और फिर उसको कार्बन डेट करके उसकी पर्टिकुलर एज का पता करते हैं। तो यहाँ पे भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का एज हमने कैसे डिटरमाइन किया है? कार्बन डेटिंग के थ्रू। अगली बात, जिस एरिया में इंडस वैली एक्टिव रहा है वो एरिया है हमारा इस पर्टिकुलर एरिया में इंडस वैली एक्टिव रहा है। अब इस पर्टिकुलर एरिया की हम बात करें तो प्रेजेंट डे पाकिस्तान, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, ये वो पर्टिकुलर एरियाज हैं जहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्टिव रहा है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन एक मॉडर्न सिविलाइजेशन थी और एक सिटी सिविलाइजेशन थी। कैसी सिविलाइजेशन थी? यानी कि यहां पे जो टेक्नोलॉजीज थी वो टेक्नोलॉजीज थी जो आज भी सिटीज में यूज होती हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे अच्छी क्वालिटी, या अगर मैं ये कहूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो बहुत ज्यादा सिविलाइजेशन में देखने को नहीं मिला है, वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का ड्रेनेज पैटर्न। यानी वाटर आउटलेटिंग का सिस्टम जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में है वो दूसरा और किसी भी सिविलाइजेशन में नहीं है। क्लियर है यहां तक की बात? इसके साथ साथ घर जो बना, ये सब हम लोग आगे डील करेंगे, मैं बस ब्रीफली बता रहा हूं। घरों को एक ग्रिड पैटर्न में बनाया गया। किस पैटर्न में? यानी हर एक घर के बीच में कुछ पर्टिकुलर रास्ता रहता है और वो रास्ता आगे चल करके मेन रास्ते में खुलता है। आप अभी भी देखो, घर है, आप गली से निकलते हो और आप मेन रास्ते पे पहुंच जाते हो, है ना? यानी कि ग्रिड पैटर्न में देखा गया है। दूसरी बात, सिविलाइजेशन जो थी वो सिविलाइजेशन एक लिटरेट सिविलाइजेशन थी, मतलब पढ़े लिखे लोग होते थे। ठीक है, पढ़े लिखे लोग होते थे, पिक्टोग्राफिकल फॉर्म में सारी चीजों की पढ़ाई होती थी, लेकिन लोग पढ़े लिखे होते थे। चौथी बात, लोग रिलीजियस होते थे। क्या होते थे? अब यहां पे ये समझना होगा कि हम लोग आज के टाइम में जो भगवान को पूज रहे हैं उनमें बहुत कम भगवान है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में पूजे गए। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ज्यादातर लोग पूजते थे नेचुरल फोर्सेस को। किसको? सूर्य, अग्नि, वायु, इन सारी चीजों को लेकर के लोग ज्यादा पूजते थे और डरते भी थे। ठीक है ना? अग्नि देख करके डर गए। और दूसरी बात, इंद्र को भी देख रहे हैं हम लोग की पूजा गया है, और एक खास भगवान पशुपति जो कि इनकारनेशन है शिवा के, इसके साथ साथ मदर गॉडेस को भी पूजा गया है ना? इन सारी चीजों को हम लोग देख पा रहे हैं। सोसाइटी की हम बात करें तो सोसाइटी एक वेल डेवलप्ड ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी थी जहां वुमेन को इक्वली एम्पावर किया गया था मेन के अकॉर्डिंग।
ठीक है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सभा और समिति जैसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहे हैं। और एक चीज हम ये देख पा रहे हैं कि जो कंट्रोल पूरे सिटी को करता था वो था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। जैसे आज पीएम है, सेंटर में एडमिनिस्ट्रेट करते हैं ना पूरे इंडिया को, उनके स्टेट हैं, स्टेट में चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर है। तो उसी तरह हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी देख रहे हैं। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में इंपॉर्टेंट क्या क्या पढ़ना है, तो इंपॉर्टेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन में उसके साइट्स, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, ये सारे जो पॉइंट हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस कैसा आता है, क्वेश्चंस ज्यादातर फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आता है ना, कि कौन सा मूर्ति कहाँ पे मिला है, हड्डियों के अवशेष कहाँ पे मिले हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सबसे बड़ा एक वो है साइट है वो कौन सा है। तो ये सारी चीज आपको देखने को इंडस वैली में मिलेगा। क्लियर है यहां तक की बात? लिखना शुरू करते हैं। लिखो, on the basis of the time period, on the basis of time period, किसके थ्रू पाया गया है टाइम पीरियड? कार्बन डेटिंग। on the basis of time period found by carbon dating, the most accurate time period of IVC the most एग्जैक्ट टाइम पीरियड ऑफ आईवीसी, टाइम पीरियड लिख लीजिए, टाइम पीरियड लिखो। ठीक है, आईवीसी वॉज द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। आईवीसी, मैं अगर आईवीसी कह रहा हूं तो इंडस वैली कह रहा हूं, ठीक है। आईवीसी वॉज द फर्स्ट अर्बन civilization, first urban civilization which was active in Indian subcontinent, which was active in Indian subcontinent। क्लियर है, समझ में आया सबको? अब इंडस वैली सिविलाइजेशन को ना अलग अलग नामों से बुलाया जाता था और इसमें एक नाम जो सबसे ज्यादा आता है उभर करके वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन। कौन सा सिविलाइजेशन लिखेंगे? सबसे पहले इसमें एक पॉइंट लिखना, आईवीसी इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स। आईवीसी इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स। नंबर 1 में लिखना हड़प्पन सिविलाइजेशन, HARAPPAN, हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, in 1826 चार्ल्स मैंशन 1826 में चार्ल्स मैंशन ने ये नाम दिया था। क्यों दिया था बताइए, क्यों दिया था हड़प्पन नाम, क्या है ये? बताइए। सबसे पहला सिटी जो हमें मिला है आईवीसी में उसी का नाम है हड़प्पा। ठीक है, यानी जो सबसे पहला सिटी हमें मिला है इंडस वैली के एक्सकेवेशन में वो कौन सा सिटी है? हड़प्पा। लिखेंगे इट इज नेम्ड आफ्टर द वेरी फर्स्ट सिटी, इट इज नेम्ड आफ्टर द वेरी फर्स्ट सिटी, it was named after the very first city which was excavated, during this period, which was excavated during this period। क्लियर है यहां तक की बात? समझ में आ गया सबको? इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों पड़ा? अब देखते हैं इंडस वैली का नाम क्यों पड़ा। अगला लिखना आईवीसी।
क्या हुआ अनुपम, छूट रहा है क्या कुछ? लिखो। दिस नेम इज गिवन बाय, दिस नेम इज गिवन बाय जॉन मार्शल। दिस नेम इज गिवन बाय जॉन मार्शल। अब इंडस वैली क्यों नाम है? इंडस रिवर के बगल में देखो, तुम किसी भी सिविलाइजेशन को देख लो तो वो पर्टिकुलरली उस एरिया में एक्टिव रहती है जहां पे क्या होता है, क्या होता है, रिवर। क्योंकि पहले के जमाने में बहुत बेसिक नीड होता था, ठीक है, एग्रीकल्चर और रहने वहने का जगह मिल जाए, इन सारी चीजों को लेकर के लोग कहां बसना पसंद करते थे? ऑन द कोस्टल एरियाज ऑफ रिवर। तुम अभी भी देख लो इंडिया में जो बहुत बड़ी बड़ी और सबसे पुरानी पुरानी जो शहर है वो सब बचा है कहां पे? गंगा के किनारे। पर्टिकुलरली देख लो वाराणसी, प्रयागराज, पाटलिपुत्रा, फिर तुम उधर चले जाओगे तो हरिद्वार। यानी लोग वहां बसना पसंद करते हैं जहां पे क्या हो, रिवर का फ्लो हो और पानी हमेशा कैसे रहे? एक फ्लोइंग स्टेट में रहे। पानी कैसे स्टेट में रहे? इससे क्या होगा कि पानी फ्लोइंग स्टेट में होगा तो ये अपने आसपास क्या करेगा? एक मिट्टी का कॉम्पोजिशन करेगा। कौन सी मिट्टी यहां पे आएगी? यानी कि ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा खेती के लिए। इसके साथ साथ आपने खेती शुरू कर दी, आपने आजीविका को अपना सेट कर लिया, तो उसके साथ साथ आप पैसे कमा पा रहे हो, है ना। इसके साथ साथ रिवर आपको जो और चीज दे रही है, फिशरीज, और सबसे इंपॉर्टेंट रिवर काम कर रही है ट्रांसपोर्टेशन का। किसका काम कर रही है? रिवर। यानी हम ये देख पा रहे हैं कि जितनी बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन है वो सब कहां पे बसी है? रिवर्स के पास। एग्जांपल में आप इंडस ले लो, नील, इजिप्टियन सिविलाइजेशन में नील रिवर को ले लो, येलो रिवर को ले लो आप, चाइनीज सिविलाइजेशन में टिग्रिस को आप ले लो, मेसोपोटामियन में। तो जितनी भी बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन है वो सब किसके किनारे बसी हुई हैं? नदियों के किनारे। और क्योंकि इंडस रिवर यहां पे फ्लो हो रहा है इसीलिए इस सिविलाइजेशन को नाम दिया गया है द इंडस वैली सिविलाइजेशन। लिखेंगे क्या पॉइंट था जरा बता। बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट, because of the fact that, लिख रहे हो केशव, because of the fact that river Indus used to flow in this region. This was known as इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक और एग्जांपल लिख लो, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, ब्रैकेट में नाइल लिख लेना। इसीलिए बहुत जगह इजिप्टियन सिविलाइजेशन को नील सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। समझ में आया? क्या छूट रहा है आज तुम्हारा? हाँ, इट इज सेड दैट इट इज, वो रिवर इंडस वहां पे फ्लो हो रहा था इसलिए उसका ऐसा नाम है। एक और नाम लिख लेना, इजिप्शियन सिविलाइजेशन। कौन से रिवर के किनारे? रिवर नाइल। क्लियर है? नेक्स्ट अगला, कैलकोलिथिक एज सिविलाइजेशन। कैलकोलिथिक एज सिविलाइजेशन लिखेंगे। Copper was one of the most important metal in this time period. Copper was one of the most important metal in this time period. ठीक है? And stone was also used. And stone was also used. So this time period is known as Chalcolithic age civilization.
नोन एज कैलकुलेटेड टाइम पीरियड। होमवर्क लिखो, पता करना है कि आईवीसी को ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी क्यों कहा गया है। पता करना है आईवीसी को ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी क्यों कहा गया है। टॉपिक डालना। फिगर ड्रॉ करो। हो गया। अब देखो ये है क्या, हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक्सपेंशन को देखना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहां कहां एक्सटेंडेड था। बहुत बार पूछ लिया जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट एक्सटेंशन कहां था, तो वो जगह है मांडा, लिखते चलना, JNK, मांडा JNK। रिवर भी लिख लेना, चेनाब। कौन सी नदी के किनारे है? चेनाब। नॉर्थ हो गया। अब साउथ में आओ। साउथ में इंडस वैली सिविलाइजेशन का आखिरी एक्सटेंशन देखा गया है महाराष्ट्र के दाइमाबाद नाम के जगह में। दाइमाबाद। ठीक है। रिवर जो है वो रिवर का नाम है प्रावरा। कौन सी रिवर है? प्रावरा। और स्टेट कौन सा है? महाराष्ट्र। ठीक है। लिख रहे हो अर्श? आईवीसी का जो ईस्टर्न पार्ट है वो देखा गया है मेरठ के जगह में। कौन बता सकता है? आलमगीरपुर। लिखना, ईस्ट में लिखना आलमगीरपुर। और ये जगह प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में है। रिवर है हंडन। हंडन लिख दे रहा हूं। हो गया। जहां इंडस वैली खत्म हो रही है वेस्टर्न पार्ट में, यानी कि इसके बाद, इस पॉइंट के बाद इंडस वैली खत्म है, वो जगह है शुक्तांगेडोर। और ये प्रेजेंट डे बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। लिख लो। बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। क्लियर है? हो गया। अच्छा, इसमें रिवर बचा है। रिवर है दक्ष या दश। क्लियर है? यानी अगर हम देखें तो अगर हम इन सारे पॉइंट्स को, अगर हम इन सारे के सारे पॉइंट्स को इस तरह से देखें तो इतने ही एरिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन फैला हुआ है। क्लियर है यहां तक की बात? ये वो एरिया है जिसके बीच में आईवीसी एग्जिस्ट करता है। क्लियर है यहां तक की बात? समझ में आ गया सबको? बहुत बार क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि वेस्टर्न में कौन से रिवर के एक्सटेंशन तक इंडस वैली फैला हुआ है। तो मैंने आपको जगह बता दिया, स्टेट सब में बता दिया हूं और रिवर बता दिया हूं। देखो यहां पे भी हम देख पा रहे हैं कि ये सारे जो जगह हैं ये क्या है? इंडस वैली के साइट हैं। क्या है ये सब? और सबके सब रिवर के किनारे बसे हुए हैं ना। यानी यहां भी हम देख रहे हैं कि सिविलाइजेशन में भी जो लोग बस रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं, प्रायोरिटी रहती है कहां बसने की? जहां पे रिवर फ्लो हो। क्लियर है यहां तक की बात सबको? आगे बढ़ेंगे।
अच्छा देखो, इंपॉर्टेंट साइट्स वगैरह हैं तो वो मैं आपको पीडीएफ उसका एक फोटो डाल दूंगा, वो लिखवाने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। कि उसमें देखो लिखना क्या होता है कि साइट है, डिस्कवर किसने किया है, टाइम पीरियड क्या है और है कहां पे साइट। तो ऐसे 10-15 हैं, उसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वो मैं आपको फोटो डाल दूंगा। सबसे पहले लिखना साइट्स ऑफ आईबीसी, साइट्स ऑफ आईबीसी। सबसे पहले इसमें लिखना हड़प्पा, हड़प्पा। ठीक है, लिखना शुरू करेंगे। लोकेटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर रावी, लोकेटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर रावी इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान पंजाब। आज का जो पंजाब है ना पाकिस्तान में, पता है ना, दो पंजाब हैं, दो पंजाब एग्जिस्ट करते हैं। एक इंडियन पंजाब जो हम लोग अमृतसर और ये वाला, और एक, ठीक है क्लियर है यहां तक की बात, लाहौर वाला जो एरिया है पाकिस्तान का, सिंध पंजाब वाला जो एरिया है, वो भी पंजाब, उनका पंजाब है और ये हमारा पंजाब है। यानी प्रेजेंट डे कहां पे है, ये पंजाब में। लेकिन कौन सा पंजाब में, पाकिस्तानी पंजाब में लिखेंगे। हो गया ये वाला पॉइंट, ठीक है। लिखो, अ 12 चेंबर ग्रेनरी, a 12 chamber granary has been excavated, a 12 chamber granary has been excavated। अच्छा ये क्या होता है ग्रेनरी, कौन बताएगा? देखो, हाँ, जिसमें फसल स्टोर करते हैं, हाँ, इस तरह का एक बना रहता है। और ये 12 चेंबर का ग्रेनरी ऐसा करके बना हुआ था, जिसमें लोग क्या स्टोर करते थे, गोदाम नहीं, गोदाम नहीं कहेंगे यार, गोदाम दूसरा चीज हो गया। एक, अब तो एक ऐसा होता है ना, गांव में देखते होगे कि एक बहुत मिट्टी का एक बना रहता था, बहुत पहले एक होता था ना, हाँ हाँ हाँ, वैसा ही वैसा ही। तो उसमें रहता था, और देखो कैसे टेक्नोलॉजी थी कि 12 चेंबर का ग्रेनरी था, ये वहां पे देखने को हमको मिला है। और उस चेंबर में, अब देखो उस ग्रेनरी है, अगर आपके पास अनाज रखने का जगह है, मतलब अनाज है तभी ना रखे हो, अगर फ्रिज है आपके पास तो रोज खाना बना रहे हो, कुछ सामान फ्रिज में, कपड़े तो रख नहीं रहे होगे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एग्रीकल्चर भी एक्टिव है इस वाले रीजन में। क्लियर है यहां तक की बात? नेक्स्ट लिखेंगे, क्या कह रहे हो भाई? पंजाब और रावी नदी के किनारे बसा हुआ है और पाकिस्तानी पंजाब में है। दो पंजाब है, एक हमारे तरफ था और एक उनके तरफ। जब पार्टीशन हुआ था तो एक पंजाब था, लेकिन अब एक पंजाब का हिस्सा पाकिस्तान में है और एक पंजाब का हिस्सा हमारे यहाँ है। अगला लिखेंगे, हो गया, लिखना। मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस, मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस एरिया, most of the people in this area had working residence। वो देखते होगे ना, स्टाफ का क्वार्टर रहता है, देखा होगा आप लोगों ने। तो स्टाफ का जो क्वार्टर टाइप का एरिया रहता है ना, वो भी हम लोग को कहां पे देखने को मिला है, कहां पे देखने को मिला है? हड़प्पा में। अगला लिखना, एविडेंस ऑफ व्हीट एंड बार्ली, evidence of wheat and barley have been found। कौन से क्रॉप मिले हमें यहां पे? wheat and barley। हो गया, क्लियर है यहां तक की बात? यहां किसी ने तुम्बाद मूवी देखी है? तो उसमें एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है कि एक देवी हैं जिनके वूम्ब में से पेड़ निकल रहा है, वो है ना हस्तार नाम का, एक अच्छा है और एक बुरा टाइप का है, ठीक है। तो वो इंस्पिरेशन जो लिया गया है वो यहां से लिया गया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक देवी की मूर्ति देखने को मिली है जिनके वूम्ब में से, क्या अभिषेक कितना लेट आते हो, देखो गाड़ी नहीं मिला, ठीक है। तो उनके वूम्ब में से हमें प्लांट ओरिजिनेट होता हुआ दिख रहा है। क्या देख पा रहे हैं? उनके वूम्ब में हमें क्या दिख रहा है? प्लांट। और इनको नाम दिया गया, कौन सी देवी ने कहा गया इन्हें? द गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी।
ठीक है, यानी यहां पे हमें एक भगवान की फोटो देखने को मिली है, मूर्ति देखने को मिली है, जिनको हमने कहा गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। लिखेंगे आइडल ऑफ मदर गॉडेस, idol of mother goddess, idol of mother goddess, from which a plant is originating, from which a plant is originating in her womb. हो गया क्लियर है यहां तक की बात? समझ में आ गया ना सबको? यानी कि हम देख पा रहे हैं, अब देखो ये फर्टिलिटी दो तरह की फर्टिलिटी को कह रहा है, एक तो जो नॉर्मल बायोलॉजिकल फर्टिलिटी है और दूसरा एग्रीकल्चरल फर्टिलिटी। ठीक है, कहा यह गया कि इस फर्टिलिटी, इन भगवान को आप पूजा करोगे तो आपके आप ये बायोलॉजिकली फर्टिलिटी ह्यूमंस में आप देखो, या एग्रीकल्चर फर्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए इनकी पूजा की जाती थी। इन्हें मदर गॉडेस भी कहा गया, द गॉडेस ऑफ बर्थ, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर। और ये कौन सी जगह पे हमें देखने को मिला है? हड़प्पा में ये मूर्ति हमें देखने को मिली है। बहुत बार क्वेश्चन इसी से आता है, तो ये थोड़ा सा स्टार बना लेना। अगला लिखो नेक्स्ट। The city was divided into, the city was divided into two parts. सिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। सिटी वॉज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। बनाओ मत फिगर, मैं बस ऐसे बता रहा हूं। हो गया, नेक्स्ट लिखना। अ ग्रेवयार्ड हैज बीन फाउंड। समझ में आ रहा है आपको अनीता? पहली बार पढ़ रही हैं ये, पढ़ चुकी हैं, तब क्यों नहीं आएगा समझ में? अ ग्रेवयार्ड हैज बीन फाउंड नेम्ड R37। कब्रिस्तान मिला है, ठीक है, R37 के नाम का। हो गया। अच्छा देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें बहुत तरह के सील्स देखने को मिलेंगे, और ये होता है मुहर। ठीक है, बहुत तरह के हमें सील्स देखने को मिलते हैं, और इन सील्स पे हम देख पा रहे हैं कि कहीं कहीं हमें इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलेगा। इंस्क्रिप्शन के साथ साथ हमें कहीं कहीं पे देखने को मिलेगा भगवान के फोटो, आइडल्स, और कहीं कहीं कुछ पिक्टोग्राफिकल फॉर्म में कुछ लिखा हुआ है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें बहुत सारे क्या मिले हैं? मुहर मिले। लिखेंगे, लिखना इसमें, different type of seals has been excavated, different types of seals has been excavated from Harappa, from Harappa, and on that seal, and on that seal inscriptions have been found, and on that scene inscriptions has been found. क्लियर है यहां तक की बात? ये हमने हड़प्पा की बात की, द मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट तो नहीं, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगला लिखो, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, लिख दूं क्या? लिखेंगे, situated on the right bank of river Indus, situated on the right bank of river Indus, right bank of river Indus, it is one of the most important, it is one of the most important sites of IVC.
साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। बताइए बताइए मुस्कान, क्या मतलब है इसका सिंधी लैंग्वेज में? फिर आपसे भी पूछूंगा, देख लीजिए जल्दी से कॉपी में, क्या मतलब है इसका सिंधी में? बताइए, सब खा पी के खत्म है बिल्कुल। हाँ, मुर्दों का टीला, जिसे कहा गया है माउंड ऑफ डेड। चुपके से नीचे से देख लेती हैं, कॉपी रखी हुई हैं, पढ़े हुए रोशन ना, तो फिर बताना था ये क्या नाम है इसका, माउंड ऑफ डेड। कौन से लैंग्वेज में लिखा हुआ है ये? सिंधी। अब देखो सिंधी, इससे पहले हम लोग देख रहे थे, सिंधी एक लैंग्वेज है जो ज्यादातर बोली जाती है इंडिया में पारसी, जोइश और सिंध प्रोविंस के लोगों में। ये लैंग्वेज बोली जाती है इंडिया में गुजरात में, बॉम्बे के रीजन में, खास करके कोस्टल एरिया में, और उस तरफ पाकिस्तान के लाहौर से नीचे वाले एरिया और बलूचिस्तान के एरिया में ये भाषा बोली जाती है। सिंध वर्ड एक्चुअली आया है उन लोगों से जो सिंधु नदी के किनारे बसते थे। क्लियर है यहां तक की बात? सिंध लैंग्वेज, सिंधी लैंग्वेज, वो इनमें टाइटल्स होता है ना, वो चंचलानी, फिर बाटली वाला, दारू वाला, ऐसा करके टाइटल होता है ना। वो बहुत सारे मूवीज में ऐसा देखने को मिलता होगा। पारसी लोग, वो थोड़ा उनका डिफरेंट डायलेक्ट होता है बोलने का, तो वो लोग सिंधी लैंग्वेज में बात करते हैं। बहुत ज्यादा एक हार्ड वर्किंग कम्युनिटी है इंडियन कम्युनिटी में, ठीक है। तो ये सिंधी लैंग्वेज में लिखी गई है, और सिंधी लैंग्वेज इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान में भी पॉपुलर है, बलूचिस्तान वाले रीजन में। लिखना, इट लिटरली मीन्स माउंड ऑफ डेड। It literally means mound of dead in Sindhi language. In Sindhi language. In Sindhi language. ठीक है, लैंग्वेज एरियाज लिख लो जहां पे ये भाषाएं बोली जाती हैं। समझ में आ गया सबको? कहां कहां पे? पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले रीजन में, इंडिया में गुजरात, और कोस्टल एरियाज ऑफ बॉम्बे। महाराष्ट्र लिखना, बॉम्बे नहीं। ठीक है, समझ में आ गया सबको? आगे लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अब जो यहां पे चीजें मिली हैं उसको हम लोग देखते हैं। बताइए एक इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा, यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मोहनजोदड़ो में देखने को मिला है वो है द ग्रेट बाथ। क्या है ये? एक कम्युनिटी स्विमिंग पूल कह सकते हैं हम लोग, और उस टाइम पीरियड का सबसे बड़ा। होता क्या था कि अब देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोग ये नहीं देखे हैं कि क्या कोई बलि वगैरह पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन किसी भी रिलीजियस सेरेमनी से पहले लोग इकट्ठा होकर के, जैसे आज भी होता है ना, गंगा स्नान करने आते हैं लोग, आज भी होता है बहुत ज्यादा। ऐसे सारा पाप करेंगे लेकिन जाएंगे एकदम गंगा जी में नहाने के लिए, ठीक है। ये मेन कारण है गंगा जी के पॉल्यूशन का, ठीक है। तो ग्रेट बाथ में सबको उधर जाते थे। और एक सबसे बड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो का जो सबसे बड़ा एक पब्लिक आप डेमोन्स्ट्रेशन कह सकते हैं, या सबसे बड़ा आप साइट कह सकते हैं, वो द ग्रेट बाथ है। लिखेंगे ग्रेट बाथ। लिखना, जॉन मार्शल कॉल्ड दिस, जॉन मार्शल कॉल्ड दिस the beautiful construction of ancient India. John Marshall called this the beautiful construction of ancient India. क्लियर है यहां तक की बात? हो गया? अगला लिखना, द ग्रेट ग्रेनरी। द ग्रेट ग्रेनरी, इससे पहले हम लोग 12 चेंबर का ग्रेनरी कहां पे देखें? हड़प्पा में, ठीक है। द ग्रेट ग्रेनरी, ठीक है। इट वॉज द लार्जेस्ट बिल्डिंग, इट वॉज द लार्जेस्ट बिल्डिंग
अच्छा देखो, हर जगह ग्रेनरी देखने को मिल रहा है, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग खेती करते थे, ठीक है, यानी आईवीसी के लोग एग्रीकल्चर करना पसंद पसंद क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पे लोग अच्छा खासा यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे। तो इसका क्या मतलब है, मिट्टी अच्छी थी। कैसी मिट्टी रही होगी, कैसी मिट्टी रही होगी केशव? सबको बोला तो चुपचाप से बोल के निकल गए। कैसी मिट्टी होगी, कौन सी मिट्टी सपोर्ट करती है खेती को? हाँ गुड। कौन से दो क्वालिटी का है एलुवियल सॉइल? कौन सा दो क्वालिटी का होता है एलुवियल सॉइल? बांगर और खादर, जिसमें से नई मिट्टी जो होती है वो कहां से कॉम्पोजिशन होता है उसका? जब नदी में बाढ़ वगैरह आ जाता है तो नई मिट्टी आती है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो। हो गया ये, अगले लिखना। अ स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल, अ स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल। आप लोगों ने अगर एनसीईआरटी की पुरानी बुक्स देखी होंगी तो उस पे है ना कि एक डांसिंग गर्ल की फोटो बनी हुई है, ब्रॉन्ज की बनी हुई, ठीक है। तो वो है अ डांसिंग गर्ल मेड अप ऑफ, अ डांसिंग गर्ल मेड अप ऑफ ब्रोंज हैज आल्सो बीन एक्सकवेटेड। एक्सकवेटेड मतलब होता है कि हमें ये खोज में मिला है ये। ब्रॉन्ज इज ऑल्सो, भाई डांसिंग गर्ल की स्टैचू, डांसिंग गर्ल ही नहीं मिल गई, उसकी मूर्ति मिली है, ठीक है, ऐसा मत लिख लेना। हो गया, अगला लिखना। आइडल ऑफ पशुपति, आइडल ऑफ पशुपति। हो गया। अब देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग एक भगवान को जो पूजते थे और ये मानते थे कि वो भगवान सारे, अब देखो ऐसा नहीं है कि पशुपति मतलब उनका ऐसा हस्बैंड, ऐसा नहीं होता है। किसी भी चीज को कंट्रोल या किसी भी चीज को पर्टिकुलरली अगर कोई कंट्रोल तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन अगर कोई उसके तरफ अट्रैक्टेड है, अगर कोई उसको अपना सब कुछ मान रहा है, तो यहाँ पे हम पशुपति इनको नाम दिए हैं। ये एक ऐसे भगवान हैं जिनके पास दुनिया के जितने भी जानवर हैं सबको आकर के बैठते हैं। आप अभी भी देखेंगे वेद पुराण में, तो शिव एक ऐसे भगवान है जो सारे के सारे जानवरों को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और पशुपति आइडल हमें, इसके साथ साथ एक और मूर्ति हमें देखने को मिली है जिसमें एक योगी हैं जिनको कहा गया है आदि योगी। अच्छा, किसी भी वर्ड के सामने आदि लग जाने का क्या मतलब है? जैसे हम कहते हैं आदि शक्ति, आदि योगी, इसका मतलब है द वेरी फर्स्ट। शिव को सबसे पहला योगी भी बताया गया है, ठीक है, जिन्होंने सबसे पहले योग मुद्रा ध्यान को जिन्होंने सबसे पहले दुनिया में अगर किसी ने प्रचलित किया तो वो शिव हैं। इसीलिए शिव को आदि योगी भी कहा जाता है, ठीक है। या आदि योगी हो गए, आदि शक्ति हो गई, जो सबसे पहले शक्ति की फॉर्म हो गई उन्हें हम आदि शक्ति कहते हैं। तो इसीलिए एक हमें मूर्ति देखने को मिली है सील पे, एक योगी है जो ध्यान के मुद्रा में मेडिटेट कर रहा है और उसके आसपास बहुत सारे जानवर बैठे हुए हैं और हमने उन्हें नाम दिया है कि और कोई नहीं, ये पशुपति हैं। शिव नहीं कहा गया है, कहा गया है पशुपति, यानी कि अ गॉड हु कंट्रोल्स ईच एंड एवरी फॉर्म ऑफ एनिमल्स, जिसे हम गन कहते हैं ना, ठीक है। जैसे सांप वासुकी हो गए, और वो जो बैल थे उनका भी एक नाम था नंदी, उन सबको जो कंट्रोल कर रहे हैं वो पशुपति हैं। और इसीलिए महादेव को आदि योगी, यानी कि जिन्होंने सबसे पहली बार योग को पूरी दुनिया में मेडिटेशन को प्रचलित किया, ये है। लिखेंगे। चलो, समझ में आ गया सबको क्या है पशुपति आइडल, ठीक है। आगे लिखना। A teeth of horse have been also excavated. क्या था पॉइंट? A teeth of horse has been excavated. एक्सकवेटेड मतलब होता है मिलना। क्या छूट रहा है तुम्हारा अभिषेक, क्यों नहीं लिख रहे हो? लिख रहे हो ना, जो पहले का छूटा है वो पहले उसके बाद लिख लेना। टीथ हैज बीन एक्सकवेटेड फ्रॉम मोहनजोदड़ो, ठीक है। अगला लिखना, नेक्स्ट साइट का नाम।
चन्हुदारो, चन्हुदारो। हो गया। देखो इंडस वैली में हमें बहुत सारे ब्रिक्स देखने को मिले और तीन पर्टिकुलर टाइप के ब्रिक मिले हैं। एक तो क्लेई ब्रिक, दूसरे रॉ ब्रिक, और तीसरा है क्ले ब्रिक। क्ले से बना है, ठीक है, और मतलब वैसा दिखा है कि क्ले से बना करके उसे धूप में सुखाया गया है। क्या बनाया गया है? क्ले से बनाया गया है। सारी के सारे जो ब्रिक बनते हैं वो मिट्टी से ही बनता है ना, जो भी ईटा होता है, ठीक है। तो क्ले वाले में हम देख रहे हैं कि उसको धूप में सेका गया है। रॉ को हम ये देख पा रहे हैं कि बस ऐसा ढांचा बना हुआ है लेकिन ब्रिक कंप्लीट नहीं हुआ है। और तीसरा हम देख रहे हैं बेक, वो जैसे ईटे के भट्टी में आग लगा देते हैं ना उसको ब्रिक बनाने के लिए, तो वो, यानी कि ब्रिक मेकिंग का भी सिस्टम हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिला है। ब्रिक डिफरेंट शेप साइज के हैं, रेक्टेंगल के साथ साथ हमें बहुत जगह कर्व ब्रिक्स भी देखने को मिले। आप आज भी देखते हो कि वो ऐसा करके घर बना रहता है, और जो ये वाला रहता है वो कर्व टाइप का रहता है ना, कुछ कुछ वो भी तो ब्रिक ही रहता है ना, उसे क्या कहते हैं? हाँ हाँ हाँ, वो भी वैसा ही टाइप का रहता है। तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि कर्व्ड ब्रिक भी यहाँ पे एविडेंस मिले हैं। लिखेंगे एविडेंस ऑफ कर्व्ड ब्रिक्स, एविडेंस ऑफ कर्व्ड ब्रिक्स has been excavated from Chanhudro, has been excavated from Chanhudro in large number, in large number, in large number, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हमें यहां पे ये देखने को मिले हैं। क्लियर है यहां तक की बात? नेक्स्ट, बीडिंग फैक्ट्री, BEEDING, बीडिंग फैक्ट्री इज ऑल्सो एक्सकवेटेड। बीडिंग फैक्ट्री होता है मतलब कि मोती और माला को जो गूंथने का काम होता है ना, यानी माला बनाने की फैक्ट्री में हमें यहां पे देखने को मिली है बीडिंग फैक्ट्री। अगला लिखना, एविडेंस ऑफ मेकअप किट, एविडेंस ऑफ मेकअप किट या वैनिटी बॉक्स, एविडेंस ऑफ मेकअप किट या फिर वैनिटी बॉक्स, ठीक है। किसके पास रहा होगा ये? रानियों के पास? ये सबके पास रहता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में मेल एज वेल फीमेल सब मेकअप करते थे, छपरी लोग होते होंगे, ठीक है। और सबसे ज्यादा प्रचलन गोल्ड ऑर्नामेंट्स पहनने का था, और इसके साथ साथ लोग काजल लगाना भी पसंद करते थे। आज भी तो बहुत ज्यादा मेल अरेबियन कंट्रीज में अभी भी लोग, लेकिन वहां पे एक कारण है, वहां के लोग अगर जेंट्स वो काजल लगाते हैं। पहले के जमाने में जब लोग ट्रैवल करते थे तो ज्यादातर ट्रैवलिंग अरेबियन में कहां पे होगा? ऐसा तो नहीं है कि कोई नदी पार करके जाएगा, डेजर्ट में। और डेजर्ट का जो हार्मफुल रेज होता था वो उनके आंख के कॉर्निया को डैमेज नहीं करते, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए वो लोग आंखों के नीचे काजल लगाते थे। अगर किसी ने द ममी मूवी देखी होगी तो उसमें एक अरेबियन है लंबा सा, उसने टैटू बनवा रखा है, वो एक बहुत लंबा सा अरेबियन है, वो भी अपने आंखों के नीचे धीरे धीरे ये आंख से थोड़ा बढ़ करके ये आंख एकदम ऐसे ऐसे जैसे लगा देती हैं दादी लोग, वैसा टाइप का चलन आ गया। तो ये दरअसल आया है चलन आंखों को हार्मफुल रेज से बचाने के लिए। सेम तरह का आप प्रोटेक्शन देखोगे आर्कटिक रीजन में भी लोग करते हैं, लेकिन आर्कटिक में काजल नहीं लगाते हैं। वहां वो लोग क्या करते हैं, घोड़े की पूंछ की बाल को काट देते हैं वो लोग, और अपने आंखों पे ऐसा करके चिपका लेते हैं, क्योंकि वो जो रिफ्रैक्शन होता है ना उससे, वो भी आंखों के को डैमेज करने के लिए बहुत ज्यादा होता है खराब। आप एंशिएंट टाइम से देखोगे जो रीत चली आ रही है वो अब फैशन का हिस्सा बन गया है, ठीक है। तो ये जो काजल वगैरह लगाने का सऊदी अरब में जो था वो बस एक ही कारण था, आंखों को हार्मफुल रेज से, बस और कुछ नहीं है। हो गया। नेक्स्ट, अगला लिखना, नो फोर्टिफिकेशन, नो फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन होता है किलेबंदी करना, ठीक है। नो फोर्टिफिकेशन एविडेंस हैज बीन फाउंड,
फोर्टिफिकेशन है कि ये पूरा का पूरा चनहुद्रो है, इसके आसपास में हमने किलेबंदी कर दी, इसे कहते हैं फोर्टिफिकेशन। यहाँ पे कोई फोर्टिफिकेशन देखने को नहीं मिला है। अगला सिटी का नाम लिखना लोथल, लोथल LOTHAL, LOTHAL लिखो। इट वॉज अ पोर्ट सिटी, इट वॉज अ पोर्ट सिटी, ठीक है। अच्छा चनहुद्रो में लिख लेना, ये रिवर में लिख लेना इंडस, जिस नदी के किनारे बसा हुआ है उसमें नाम लिखना इंडस, चनहुद्रो में। इट इज अ पोर्ट सिटी। अब देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो मैक्सिमम ट्रेडिंग होता था, तो ऐसा नहीं है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग बस इंडिया में ही ट्रेड करते थे। इन लोगों का ट्रेड कुछ यूरोपियन नेशन, जिसमें से ग्रीक, स्पेन, मिडिल ईस्ट की बात करें तो ईरान, इराक, सीरिया, अफ्रीका की बात करें तो मोरक्को, इजिप्ट और नॉर्थ अफ्रीका। ये वो एरिया हैं जहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन अपना ट्रेड करता था। और ट्रेड करने के लिए आपको क्या चाहिए, अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना IMEC, इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो उस वक्त भी इकोनॉमिक कॉरिडोर की जरूरत रही होगी। और ये इकोनॉमिक कॉरिडोर का काम करता था गुजरात का एक कोस्ट सिटी जिसका नाम था, यानी कि ये एरिया बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वाटर के थ्रू बिजनेस हो रहा है तो दो तीन चीज होगा वहां पे। सबसे पहला होगा वहां पे पोर्ट, डॉकयार्ड। डॉकयार्ड क्या होता है? पोर्ट और डॉकयार्ड के बीच में क्या फर्क है? गराज, हाँ। पोर्ट हो गया आपको स्टेशन, और ये हो गया सेंटिंग। कहते हैं ना ट्रेन अभी सेंटिंग में लगी हुई है उधर, तो ये डॉकयार्ड वो वाला एरिया था जहां पे मरम्मत किया जाता था, है ना। और जहां पे आपको शिप पेंटिंग वगैरह जहां पे की जा रही है, या अगर कोई शिप को अब 2 महीने के बाद निकालना है तो उसको वहां जाकर के स्टोर कर दिया जाता था। आज के टाइम में दुनिया की सबसे बड़ी डॉकयार्ड इंडस्ट्री बांग्लादेश है। बांग्लादेश क्यों है? दुनिया की जितने भी एकदम घिसी पिटी क्वालिटी की जो जहाज वगैरह जो होता है, और जिनको कहते हैं ना कि अब इनका एकदम इसको खोल देना है, पिघला देना है, जहाज को भी तोड़ दिया जाता है ना अलग अलग करके। आपने देखा होगा विक्रांत को पिघला करके वो बाइक बन गई थी, कुछ दिनों पहले आ रहा था ना ये। तो बांग्लादेश में कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा डॉकयार्ड है। इससे कहा जाता है द सुसाइड पॉइंट ऑफ शिपिंग, कि यहाँ पे बहुत सारे जहाज आते हैं, इनको खोल खोल करके पिघला देते हैं, लोहा वोहा बना के बेच डालते हैं ये लोग। तो बांग्लादेश में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो कहने का मतलब कि जहां पे पोर्ट होगा वहां पे डॉकयार्ड होना इंपॉर्टेंट है। जहां ये दोनों चीज होगा वहां पे बहुत ही अमीर पॉइंट रहेगा। लगता है गुजराती शुरू से ही बिजनेसमैन है, तभी तो देखो एंशिएंट में भी ये लोग अपना बिजनेस कर रहे थे। लिखो, हो गया ये वाला पॉइंट, लिखेंगे। दिस एरिया वॉज प्रोमिनेंटली, दिस एरिया वॉज प्रोमिनेंटली, प्रोमिनेंटली क्या होता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रोमिनेंटली इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेड, इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेड। ट्रेड कहां कहां से हो रहा होगा? अभी लिखवा रहा था मैं तो वो लिखे नहीं होगे, लिखो। आईवीसी ट्रेडेड, आईवीसी ट्रेडेड नॉर्दर्न अफ्रीका, मोरक्को, इजिप्ट वगैरह लिखना। नॉर्दर्न अफ्रीका, ठीक है। और कौन कौन सा एरिया? मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट और यूरोपियन कंट्रीज। तो ये सब कहां से आते होंगे? कौन से सी पार करके आते होंगे? अरेबियन सी से आते होंगे, अरेबियन सी से आते होंगे। अगर अरेबियन सी से आते तो पहले ही नहीं मिल जाता, बहुत पहले हम लोग को सी रूट। ये लोग आते थे ईरान वाले एरिया से, उतने दूर से नहीं आते थे। अरब क्रॉस करके ये लोग अरेबियन रीजन में आते थे, और वहां से होते थे छोटे छोटे जगह से आते थे। प्रॉपरली अगर हम कहेंगे कि क्या यूरोप से यहां आ रहे थे, तो वो पॉसिबल नहीं है। यूरोप से सबसे पहली बार जो लोग ट्रेड के लिए समुद्र से आए वो 1498 के आसपास में आए हैं।
क्लियर है यहां तक की बात? अगला लिखो। ठीक है, हो गया। बिकॉज ऑफ द रिच इकोनॉमिक वैल्यू, because of the rich economic value, because of the rich economic value, this area, Lothal is also known as small Harappa and small Mohenjo-daro. कौन सा पॉइंट? एंड बिकॉज richness, it is also known as small Harappa or small Mohenjo-daro. नेक्स्ट लिखना, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डॉकयार्ड। देखो लोथल पोर्ट सिटी है तो क्या क्या होगा वहां पे? डॉकयार्ड भी होगा, यानी कि जो सबसे पुराना मरम्मत वगैरह करने का जो डॉकयार्ड है वो भी यहां पे देखने को मिला है। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डॉकयार्ड। नेक्स्ट लिखना, एविडेंस ऑफ राइस एंड मेजरिंग टूल्स। ये नेक्स्ट पॉइंट में लिख लेना, एविडेंस ऑफ राइस एंड मेजरिंग टूल। ठीक है, लिखना, द सिटी वॉज फोर्टिफाइड, यानी कि यहां पे इसकी किलेबंदी की गई थी। हो गया, चलो मेजरिंग टूल वाले लिख लिए, लिख लिए ना, वो होता है ना 100 ग्राम का वो और 200 ग्राम 1 किलो का वो मेजरिंग टूल, बटखरा जिसे कहते हैं, वो भी यहां पे देखने को मिला है। लिखना, लोथल इज ऑल्सो नोन एज द मेडिकल सिटी, Lothal is also known as the medical city because it was home to doctors and वो जो पुराने जमाने में झाड़ फूक करते थे ना वो लोग, हाँ वैद, हाँ वैद ही सही रहेगा वो कहना, ठीक है। लेकिन आयुर्वेदिक तरीके से करते थे या क्या करते थे वो हमें नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे दूर दूर से लोग अपना इलाज करवाने आते थे, ठीक है। इसीलिए लोथल को कहा गया है द मेडिकल सिटी ऑफ एंशिएंट इंडिया। मेडिकल सिटी ऑफ एंशिएंट इंडिया हो गया। नेक्स्ट लिखना, अ हॉर्स आइडल मेड अप ऑफ क्ले, a horse idol made up of clay has also been excavated. और हमें यहाँ पे पर्शियन सील भी देखने को मिला है। अब देखो कहां से हमको सील देखने को मिला है, कहां का? ईरान इराक वाले रीजन का। और बात कहां की हो रही है? यानी कि हम ये समझ पा रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का ट्रेड ईरान और इराक में भी चल रहा होगा। लिखेंगे, पर्शियन सील हैज बीन एक्सकवेटेड, पर्शियन सील हैज बीन एक्सकवेटेड। हो गया, अगला लिखो, कालीबंगा। कालीबंगा हो गया। लिखना, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर घग्गर, GHAR, situated on the bank of river Ghaggar, ठीक है, located in हनुमानगढ़ of राजस्थान। कहां पे सिचुएटेड है? हनुमानगढ़ राजस्थान। हनुमानगढ़ी मत लिख लेना, वो उत्तर प्रदेश बन जाएगा। हनुमानगढ़ी है ना अयोध्या में, हनुमानगढ़ राजस्थान। नदी कौन सी है?
घग्घर। नेक्स्ट लिखना, क्या मतलब होता है कालीबंगन का? लिटरली मीन होता है काली चूड़ियां। यहां पे भारी मात्रा में हमें क्या देखने को मिला है? ब्लैक बैंगल्स। लिखेंगे, द लिटरल मीनिंग ऑफ कालीबंगा इज ब्लैक बैंगल्स। ब्लैक बैंगल्स। हो गया? अगला लिखना, एविडेंस ऑफ कल्टीवेटेड फील्ड। एविडेंस जो मिला है ना, वो ऐसा मिला है कि खेतों में खेती हो रही थी। अगर खेती हो रही हुई तो ऐसा ऐसा रहता है ना, वो मेड़ बना रहता है, वो जब भी वो हल से, हाँ, वो जब कर देते हैं तो उसमें फिर प्लांट वगैरह को डालते हैं। तो हमें देखने को ये मिला है कि कल्टीवेटेड, यानी कि वहां पे क्या हो रहा है? एग्रीकल्चर एक्टिव था। जब सिविलाइजेशन खत्म हुआ होगा तो क्या होगा? बोला होगा अच्छा कल जाकर के फसल काटेंगे, रात में सिविलाइजेशन खत्म। ठीक है, लेकिन फिर ऐसा सोचने को मिलता है कि ऐसा कैसा हुआ कि सिविलाइजेशन एक रात में ही खत्म हो गया। बहुत लोग ये मानते हैं कि बहुत भीषण बाढ़ आ गया था, और बहुत ज्यादा भीषण बाढ़ आने के कारण लोग, मतलब एकदम सुनामी टाइप का आ गया था। और ये सबसे ज्यादा पॉसिबल देखने को भी मिलता है। लेकिन लोग कहते हैं कि आर्यंस आए थे, एक ट्राइब आई थी। कौन से? अभी हम लोग पढ़ेंगे आर्यंस के बारे में। तो वो कहते हैं कि सेंट्रल एशिया से एक ट्राइब आई और उसने रातों रात पूरे सिविलाइजेशन को खत्म कर दिया। लेकिन एक रात में पूरे सिविलाइजेशन को खत्म करने के लिए तब तो यही हो सकता है कि उनके पास कोई न्यूक्लियर वेपन होगा, तभी खत्म कर दिए होंगे सबको। तो ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि इंडस वैली के खत्म होने के बाद वैदिक पीरियड इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि आर्यंस आकर के यहाँ पे लोगों को, इंडस वैली सिविलाइजेशन को उन्होंने खत्म कर दिया। कुछ लोग ये मानते हैं कि बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया, और कहीं कहीं पे हमें देखने को मिला है कि कुछ कुछ मिट्टी इस तरह से दबी है, जब अर्थक्वेक आने के बाद मिट्टियों का सॉइल का जो लेवल होता है वैसा हमें देखने को मिला है। कुछ लोग मानते हैं कि सुनामी आया था बहुत बड़ा, तो 5 रिवर था और उसमें से सुनामी भी आ सकता है। लेकिन वो एक मूवी आई थी ना, वो एक मूवी, उसमें वो दिखाता है कि सही में आ जाता है रिवर में बहुत बाढ़। एक आई थी मूवी इंडस वैली पे ही, तो उसमें ऐसा दिखाया गया। उसमें तो एक यूनिकॉर्न भी दिखाया है। इंडस वैली के सिविलाइजेशन के लोग लेकिन मानते थे कि एक घोड़ा है, उसके सर पे सींग है, तो यूनिकॉर्न टाइप का लोग ऐसा मानते थे। देख लिए होंगे ऐसा कुछ लोग। हो गया? नेक्स्ट लिखना, कितने पॉइंट हुए इसमें? ठीक, एविडेंस ऑफ कल्टिवेटेड फील्ड लिखना। क्या कह रहे हो? खत्म क्यों हो गया यार? याद तो था लेकिन सो रहे थे उस रात, तो ठीक से याद नहीं है। ठीक है, थोड़ा याद करने की कोशिश करेंगे क्या हुआ, कैसे पता यार कैसे खत्म हो गया। ठीक है, या हो सकता है ऐसा कोई सिविलाइजेशन ही नहीं हो, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है यार। एक कपल थे, ठीक है, स्कॉटलैंड में 1850s में, जिन्होंने रिपोर्ट किया कि मेरे घर में पिछले 3 महीने से हर रोज कोई डेड बॉडी फेंक करके जा रहा है, हर रोज। और डेड बॉडी फेंके आता था और वो लोग डेड बॉडी को डिकम्पोज करते थे, वो सब करके, और ये 3 महीने से उनके साथ लगातार हो रहा था। और कंप्लेन करने के लिए, ये जो कंप्लेन करने की बात थी, ये उस कपल में जो वाइफ थी उन्होंने जाके कंप्लेन की। तो उन्होंने, जो पुलिस वाले थे या जो भी ऑफिशियल थे, उन्होंने कहा कि आपके हस्बैंड कुछ नहीं करते इसके बारे में? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे हस्बैंड कुछ नहीं, वो बस दिन भर वो बैठे रहते हैं और वो बस खाते रहते हैं, उनको कोई और काम नहीं है। ठीक है, वो बस वो मुझे परेशान करते रहते हैं दिन भर कि मैं उनको खाना बना के खिलाते रहूं। तो और वो तो, और बहुत बुरे कंडीशन में थी वो वुमेन, बहुत लग रहा था कुछ खाई भी नहीं है बहुत दिनों से। और वो कह रही थी कि मुझे बहुत तेज बदबू आती है डेड बॉडीज की मेरे घर से, और रोज कोई ना कोई ऐसा जाकर के फेंक दे रहा है, और मैं रोज बॉडी को फेंकने जा रही हूँ। लोगों को लगा कि शायद पागल हो गई है। उन्होंने कहा ठीक है, अपने हस्बैंड को बुला के लाइए। तो हस्बैंड आ ही नहीं रहा है, लोग बुला रहे हैं, 2-3 बार वो आ चुकी हैं। उन्होंने कहा कि बुलाइए यार अपने हस्बैंड को, आपके हस्बैंड क्यों नहीं आ रहे? तो कहती है नहीं वो नहीं आएंगे, वो हर वक्त बस बैठ के खाते रहते हैं। लोगों ने कहा यार ऐसा कौन सा कुंभकर्ण है? तो चुपके से एक दिन एक पुलिस वाला जाकर के देखता है, तो उसका हस्बैंड पिछले 3 महीने से मरा हुआ था, बॉडी उसकी पूरी तरह से डिकम्पोज हो गई थी, और वो रोज आकर के उसे खाना देती थी। मतलब उसके माइंड में उसका हस्बैंड जिंदा था, किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से गुजर रही थी। तो बहुत लोग ऐसा होता है कि अपनी एक खास दुनिया ही बना लेते हैं, हाँ ऐसा टाइप का, कि उसमें वो, उसका हस्बैंड जिंदा है, वो खाना रोज खा रहा है, और उसको जो डेड बॉडी वो जो फेंक रही थी, वो डेड बॉडी नहीं फेंक रही थी, वो बचा हुआ खाना फेंकती थी। और जो डेड बॉडी की स्मेल थी वो उसके हस्बैंड से आ रही थी, क्योंकि वो पिछले 3 महीने से मरा हुआ था।
तो शायद कोई साइकोलॉजिकल ऐसे करके कुछ लोग होते हैं जो अपने आप में ऐसे करके पूरी की पूरी लाइफ ऐसा बना लेते हैं। हो सकता है कुछ ऐसा हुआ होगा, तो स्कॉटलैंड में ऐसा हुआ था। ठीक है, ई गर्ल होगी या ई बॉय होता है ना। ठीक है, तो ऐसा करके बेचारों के साथ हुआ होगा कुछ। अब कुछ खास एविडेंस है नहीं हमारे पास, नहीं रहा तो ठीक है, फालतू में एक चैप्टर भी पढ़ना है। ठीक है, लेकिन अब है तो है। चलो नेक्स्ट लिखो। टू क्रॉप्स हैज बीन कल्टिवेटेड साइमल्टेनियसली, यानी कि एक ही फील्ड में दो दो क्रॉप को भी हमें देखने को मिला है। एक फील्ड में हमको कैसा क्रॉप मिल रहा है? टू क्रॉप्स। साइमल्टेनियसली, यानी कि एक ही समय पे दो दो क्रॉप को हमें देखने को मिला है। ठीक है, इसके बाद फायर ऑल्टर्स। फायर ऑल्टर्स क्या होता है? अग्निकुंड। फायर ऑल्टर्स हैव आल्सो बीन फाउंड, यानी कहने का मतलब कि लोग हवन वगैरह या कुछ ऐसा प्रैक्टिस भी, रिलीजियस प्रैक्टिस या फायर ऑल्टर्स कह रहे हैं तो शायद खाना बनाने के लिए कुछ यूज होता होगा, लेकिन हाँ, आग को एक जगह इकट्ठा करके लोग जलाते थे। नेक्स्ट लिखना। सिलेंड्रिकल सील्स, सिलेंड्रिकल सील्ड विथ इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, रॉ और अनबेक्ड ब्रिक्स भी देखने को मिला है। रॉ एंड अनबेक्ड ब्रिक्स हैव आल्सो बीन फाउंड। रॉ एंड अनबेक्ड ब्रिक्स हैव बीन फाउंड। अगला लिखना। अ ड्रेनेज पैटर्न मेड अप ऑफ, a drainage pattern made up of wooden drains। नाली जो बनी हुई है, ड्रेनेज पैटर्न है, वो किस चीज से बना है? लकड़ी से। ठीक है, अगला। एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक, एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक एंड डिस्ट्रक्शन हैज बीन फाउंड। यहां पे हमें अर्थक्वेक का एविडेंस देखने को मिला है। अगला लिखना बनीवाल। क्या हुआ? रोशन अगले दिन से ये हर्ष के साथ बैठना, उसको होता है कुछ दिक्कत लिखने में। ठीक है, अगले उसके साथ बैठना। ठीक है, कुछ अगर छूट जाए तो लिख लेना उसके साथ। नेक्स्ट लिखो, बनीवाल। लिख दो क्या? अच्छा लिख दे रहा हूं, रुक जाओ। बहुत जगह बनावली, बनीवाल इस तरह को देखने को मिला है। ठीक है, लिखेंगे। कितना साइड हो गया अब तक? 6-5 हुआ होगा। ठीक ठीक। लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर सरस्वती, located on the bank of river Saraswati, it is an agricultural site। It is an agricultural site। Evidence of plow, evidence of plow has been found। ठीक है, इसके साथ साथ यहां भी हमें मदर गॉडेस की मूर्ति देखने को मिली है। लिखेंगे एविडेंस ऑफ आइडल ऑफ मदर गॉडेस, एविडेंस ऑफ मदर गॉडेस मेड अप ऑफ सॉइल। ठीक है, इसके साथ साथ कॉपर से बना हुआ एरोहेड,
ये होता है ना एरो का जो हेड रहता है, वो मिला है देखने को। किस चीज से बना हुआ? कॉपर से। अगला लिखना, एविडेंस ऑफ मस्टर्ड एंड सेसमी। सेसमी समझ में आ रहा है? तिल। एविडेंस ऑफ मस्टर्ड एंड सेसमी। ठीक है, देखो एक खास तरह की मटेरियल है जिससे सील्स और कॉइन बनता था इंडस वैली में, सेटाटाइल। क्या नाम है इसका? सेटाटाइल। इंडस वैली सिविलाइजेशन में मैक्सिमम सील्स जो बने हैं उसका रॉ मटेरियल है, लिखेंगे कॉइन एंड सील्स मेड अप ऑफ सेटाटाइल। कॉइन एंड सील मेड अप ऑफ सेटाटाइल is also excavated, is also excavated as well as। अच्छा, यहाँ पे कोई ड्रेनेज वगैरह हम लोग को पैटर्न देखने को नहीं मिला है, ठीक है, ड्रेनेज एविडेंस नहीं मिला, ये लिख लेना, नो ड्रेनेज एविडेंस हैज बीन फाउंड। होमवर्क लिखो, शूर कोटडा। इसके बारे में कम से कम 5 to 8 पॉइंट्स पता करके आना है, स्पेस छोड़ दीजिएगा उतना, ठीक है। सूर कोटडा हो गया, ठीक है। अगला लिखना, अगले साइट का नाम लिखेंगे, रंगपुर। रंगपुर सिचुएटेड इन प्रेजेंट डे अहमदाबाद, गुजरात। सिचुएटेड इन प्रेजेंट डे अहमदाबाद, गुजरात। अब अहमदाबाद में मतलब मॉडर्न बिल्कुल सिटी में नहीं, अहमदाबाद के आसपास वाले रीजन में, ठीक है, हो गया। फॉसिल्स ऑफ राइस, जो वो कहते हैं ना भूसा धान का, ठीक है। फॉसिल ऑफ राइस हैज बीन एक्सकवेटेड, हर बार में एक्सकवेटेड मत लिखना, पॉइंट में लिख लेना, ठीक है। अगला लिखना, यहां पे ना हमको कोई मदर गॉडेस की सील मिली, मदर गॉडेस की फोटोज या मूर्ति देखने को मिली है, ना ही कोई सील और कॉइन मिला है। तो यहाँ पे ना मूर्ति मिली और ना ही कॉइन या सील्स मिला है, लिख लेना ये दोनों पॉइंट। अगला लिखना, धौलावीरा। धौलावीरा, ठीक है। सिचुएटेड इन रन ऑफ कच्छ इन गुजरात। सिचुएटेड इन रन ऑफ कच्छ, कहां पे है ये? रन ऑफ कच्छ में, गुजरात में। देखो अगर इंडिया में हम बात करेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा साइट कौन सा है, तो वो धौलावीरा है, क्योंकि ये पूरे के पूरे रन ऑफ कच्छ में फैला हुआ है, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं है। लिख लेना पॉइंट बना के, दिस इज द बिगेस्ट साइट ऑफ आईवीसी इन प्रेजेंट इंडिया। ठीक है, यहां पे हमें एविडेंस ऑफ साइन बोर्ड देखने को मिला है और वॉश बेसिन भी देखने को मिला है। Evidence of signboard and wash basin. Signboard and wash basins. हो गया, अगला लिखो। It is the city is divided into 3 major parts. देखो आईवीसी में जो ये धौलावीरा नाम की सिटी है, या अगर आप किसी भी एंशियंट टाइम की सिटीज को देखेंगे ना, तो उसे 3 टाइप में डिवाइड किया जाता था। सबसे
पहले जो मेन इंपॉर्टेंट जगह दी जाती थी वो दी जाती थी, उसके बाद आते थे प्रीस्ट, और फिर आते थे कॉमन मैन। यानी अगर कोई भी सिटी 3 पार्ट में डिवाइडेड है तो उन 3 पार्ट में किंग, प्रीस्ट और कॉमन मैन को जगह दी जाती थी। सबसे आलीशान महल, उसके बाद कम, और फिर जो नॉर्मल जो घर होता है वो कॉमन मैन का होता था। तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि धौलावीरा को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। ये मैंने फोर्टिफिकेशन कर दिया बस बताने के लिए, ऐसे करके समझ के लिख लेना। कितना साइट हो गया? 9, ठीक है। ठीक है, देखो थोड़ा सा देखते हैं। अगर आपको कोई भी सिविलाइजेशन को समझना है तो उसको समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जो आपको कवर करनी चाहिए। सबसे पहले वहां पे लोगों का पॉलिटिकल लाइफ कैसा था। पॉलिटिकल लाइफ से हमें पता चलता है कि क्या डेमोक्रेसी थी, क्या लोग पढ़े लिखे थे, या बस लोग बस खाना बदोश की तरह रह रहे थे। पॉलिटिकल लाइफ से हमें यह पता चलता है। दूसरा, एग्रीकल्चरल लाइफ, या फिर इससे पता चलता है कि क्या वहां पे लोग अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। हम लोगों ने विजयनगर किंगडम में भी ये पढ़ा है, एंशिएंट और मेडिवल में हम लोग इसी तरह से पढ़ते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन लोगों का कैसा था, लोगों में इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था, एग्रीकल्चर हो रहा था तो कैसे हो रहा था। इसके साथ साथ वहां पे सोसाइटी कैसी थी, सोसाइटी मैट्रियोटिक थी, सोसाइटी पैट्रियोटिक थी, क्या वुमेन का कंडीशन अच्छा था, मेन का कंडीशन अच्छा था, सोसाइटी में डिवीजन कैसा था, सोसाइटी क्या कुछ पार्ट्स में बटी हुई थी। इससे भी हमें पता चलता है कि वहां के लोग किस तरह से रहते थे। और लास्ट हम लोग पढ़ते हैं वहां पर के रिलीजन के बारे में, कि लोग कौन से धर्म को फॉलो करते थे। क्या लोग एथीस्ट थे, जैसे कि चाइनीज सिविलाइजेशन में मैक्सिमम लोग कहते थे कि कोई भगवान को वो लोग नहीं मानते थे, वो लोग पूजा करते थे किंग्स की। चाइना में, नॉर्थ कोरिया में तो अभी भी, नॉर्थ कोरिया में कोई भगवान नहीं है। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा कंट्री जो प्योरली एथिस्ट है। वहां पे किंग को, जो प्रेजेंट डे उसका रूलिंग किंग होता है, उसी को वो लोग भगवान मानते हैं। ठीक है, कोई और चैनल नहीं है उस देश में, बस 2 चैनल है। एक चैनल पे सिर्फ किम जोंग के फादर के बारे में बताया जाता है, दूसरे चैनल में बस मिलिट्री एक्टिविटी के बारे में बताया जाता है। जीन्स पहना अलाउड नहीं है, क्योंकि वो शो करता है कि जीन्स सबसे पहले बनाया गया था अमेरिकन माइनर्स के लिए, तो वो उसको कहा जाता है कि अमेरिकन एक ही हेयर कट रखते हैं वहां के लोग, जो वहां पर का वो जो किम जोंग रखता है। खाना बस वही जो किम जोंग को पसंद हो खाना। बहुत ही बेकार तरह का लिविंग कंडीशन है। हाँ, नॉर्थ कोरिया में सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड कंट्री है वो। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर मैं बीटीएस को देखता हूं तो मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए। ठीक है, सब एक जैसे लगते हैं यार। आप लोग तो नहीं है फैन कहीं वो बीटीएस आर्मी, एक वो खैर बीटीएस आर्मी पूछो कहां पोस्टिंग है, सियाचिन में। ठीक है, तो और कितना अजीब सा बात है, देखो बस बस ऐसा लाइन बना हुआ है, एक तरफ शाम के 6 बजे के बाद बिल्कुल लाइट ही खत्म, और दूसरी तरफ साउथ कोरिया है जिसको पार्टी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, और बस एक छोटे से लाइन के आसपास की दूरी पे बसा हुआ है दोनों देश। इतना ज्यादा डिसिमिलैरिटी कैसे हो सकता है कोई नेशन में। ठीक है, एक नेशन जिसको बस एक ही चीज से मतलब है, उसको चाहिए बस न्यूक्लियर पावर अपने आप को बस बनाना है, एटॉमिक पावर बनना है। दूसरा एक ऐसा कंट्री है जो बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है, जो आज के टाइम में अपनी वर्ल्ड कैप, एक गरीब देश होने के बावजूद भी डेवलप होकर के आज वर्ल्ड के जीडीपी में अच्छा खासा अपना योगदान दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक डालना, पॉलिटिकल लाइफ ऑफ आईबीसी। पॉलिटिकल लाइफ ऑफ आईबीसी। मैंने चैप्टर के पहले में बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ऐसी सिविलाइजेशन है जिसमें लोग बिलीव करते थे कि पावर होना चाहिए कहां पे, सेंटर में। कहां पे होना चाहिए पावर? अब हमें ये नहीं पता है कि क्या दिल्ली जैसा ही कोई जगह था, मोहनजोदड़ो को वो लोग कैपिटल माने थे, हम ये तो नहीं जानते हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि पूरा का पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ऐसे पावर से कंट्रोल होता था
जो बैठता था सेंटर में। यानी आज के टाइम में हम देखें ऐसा ही होता है ना, यानी यहां पे कैसा पावर था, सेंट्रल पावर। तो यहां पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि क्या होगा, डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी भी होगा, सभा समिति टाइप की हमें चीज भी, वो तो वैदिक पीरियड में हम देखेंगे, लेकिन हम यहां पे भी देख पा रहे हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कुछ लोग मानते हैं कि हाँ डेमोक्रेसी था। ठीक है, लिखना शुरू करके, लिखना, द पीपल ऑफ आईवीसी, द पीपल ऑफ आईवीसी बिलीव्ड इन द सेंट्रल पावर इकोसिस्टम। द पीपल ऑफ आईवीसी बिलीव्ड, किसमें बिलीव करते थे, सेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ पावर। यानी कि एक जो सबसे ज्यादा पावरफुल रहेगा वो कहां पे बैठेगा, सेंटर में। लिखेंगे, some scholar also describe it as a democratic rule। कुछ स्कॉलर्स जो हैं इसे डेमोक्रेटिक रूल के तरह से भी कहते थे। डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र, यानी कि लोग चुन करके आते थे लोगों के द्वारा। हमारा देश कैसा है बताओ अभिषेक, लोकतांत्रिक देश है या राजशाही या राजतंत्र है यहाँ पे? यानी कि यहाँ पे जो सेंटर में पावर में आ रहा है वो किसके द्वारा चुन के आ रहा है, हमारे द्वारा। ठीक है, यानी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डेमोक्रेसी है। अगला क्या हुआ, कौन सा, अरे वो लिखा तो होगा, क्या कौन सा छूट रहा है? तुम दोनों ही नहीं लिख रहे हो क्या, या बहुत ज्यादा तेज बोल रहा हूं? तो बोलो कि बस मुस्कुरा रहे हो बैठ करके जिया साली की तरह, क्या प्रॉब्लम है? तो उसको बता दो यार। अब यार ये 5th क्लास के बच्चे की तरह वो नहीं लिखा है वो नहीं लिखा है मत करो, छूट रहा है, बहुत ज्यादा तेजी से बता रहा हूँ क्या? तो ये बताओ यार, तो फिर ऐसा कि सर थोड़ा धीरे बताइए। अबे ये सब क्या होता है यार? ठीक है चलो लिखो लिखो लिखो, कौन सा पॉइंट था, कौन सा पॉइंट है ये तो बताओ। अरे खुद से लिखने लगा वो। डेमोक्रेटिक रूल था, डेमोक्रेटिक रूल था, और यहां पे जो सेंटर में आता था वो कौन कौन चुन करके लाता था उसे, पीपल ऑफ। यानी कि यहां पे वोटिंग भी होता होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई पर्ची निकालता होगा कि ऐसा रख दिया उसमें पर्ची निकाला, है ना, ऐसा नहीं होता है। पर्ची का सिस्टम बस पाकिस्तान क्रिकेट टीम में और बांग्लादेश में। कभी कोई ओपनिंग करने आया था, कभी कोई 8 नंबर पे आया था यार बैटिंग करने के लिए। ठीक है, अगला लिखो, IVC was most probably, IVC was most probably controlled by, IVC was most probably controlled by a central administration. सेंट्रल लिखो, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। अगला लिखना, सोशल लाइफ ऑफ आईवीसी, सोशल लाइफ ऑफ आईवीसी। सोसाइटी आईवीसी की मैट्रियोटिक थी, यानी बहुत ऐसी फैमिलीज देखी गई है जहां पे जो लीडर थी हाउस की वो फीमेल थी। लिखेंगे, द सोसाइटी वॉज मैट्रियोटिक, सोसाइटी वॉज मैट्रियोटिक। ठीक है, फीमेल लीडरशिप हैज बीन, फीमेल लीडरशिप हैज बीन एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। ठीक है, अच्छा, सोसाइटी को लोगों के काम के आधार पे बांटा गया था। ये हम लोग वैदिक पीरियड के भी एक फेज में देखेंगे, लेकिन उसके बाद वैदिक पीरियड में हम लोग देख रहे हैं ना कि एक फैमिली में कोई प्रीस्ट है, कोई बिजनेसमैन है, कोई क्लीनेस का काम करता है। ठीक है, यानी कि यहां पे भी हम देख रहे हैं कि सोसाइटी वॉज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क विच पीपल डू। लिखेंगे, द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इन मेनी पार्ट्स such as priest, businessman, soldiers. Society was divided into class such as priest, businessman,
ठीक है, सोल्जर्स एंड लेबर्स। समझ में आ गया? अगला, ठीक है, अब सोसाइटी है तो सोसाइटी में लोग भी रहेंगे, यानी सोशल गैदरिंग भी होगी। तो हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि रिलीजियस और सोशल गैदरिंग भी लोगों की होती थी। लिखेंगे सोशल गैदरिंग। सोशल गैदरिंग समझ में आया? लोग एक जगह जैसे इकट्ठा होते थे, जैसे अब्दुल के शॉप पे सब सोडा पीने आते हैं ना, उस तरह से लिखेंगे सोसाइटी गैदरिंग या सोशल गैदरिंग। लिखो अभिषेक, लिख रहे हो? सोशल गैदरिंग वॉज एविडेंट, ठीक है। इसके साथ साथ डाइस गेम, वो जो चॉपर वाला होता है ना, वो वो महाभारत में जो वो लोग खेलते थे, भाई यार उसको, हाँ, उसको जुआ नहीं कहते हैं यार, जुआ तो पत्तों से खेला जाता है। वो देखो गेम चॉपर है, उसमें जब दाव वाव लगाना शुरू कर देते हो तो वो जुआ हो जाता है, ठीक है। गेम तो वो यार, वैसे तो लूडो में भी यार लोग देखते हैं 1-2 रुपए ऐसे करके लगा लेते हैं, ठीक है। वो नहीं होता है, जुआ तो ताश के पत्तों से खेला जाता है, 28-29 वगैरह, राम वो सब छोड़ो, वो सब सब सही चीज नहीं है, ठीक है। पूरा पता है क्या केशव? कार्ड के बारे में नहीं जानते हो? तुम तो बंगाल से हो यार, जानते ही होगे, लोग बहुत ताश वाश खेलते हैं उधर। अच्छा, रमी वगैरह नहीं खेलते हो ना, 3 पत्ती सब? हाँ, मत खेलना। पता चला सुबह में लेफ्ट साइड में एकदम ऐसा टांका लगा हुआ है, सुबह में उठोगे तो, ठीक है। वैसे लोग एक किडनी के सहारे भी जीते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ, ऐसा नहीं है, तो परेशान मत हो, ठीक है। लिखो सोशल गैदरिंग हो गया। पीपल यूज टू हैव फन गेम्स सच एज, people used to have fun games such as game of dice, animal fighting, animal fighting and hunting, animal fighting and hunting, ठीक है। ठीक है, मैंने बताया था मोहनजोदड़ो में कि एक ग्रेट बात है जहां पे लोग आकर के इकट्ठा होते थे ना। तो वो क्यों इकट्ठा होते थे वहां पे? रिलीजियस सेरेमनी के लिए। यानी कि हम ये देख पा रहे हैं कि लोग कोई अगर त्योहार वगैरह जो भी मनाते होंगे, वो लोग सोसाइटी में मनाते थे। लिखेंगे कम्युनिटी गैदरिंग वॉज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, कम्युनिटी गैदरिंग वॉज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पीपल ऑफ आईवीसी। यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो थे, वो किस तरह के साथ में रहना पसंद करते थे? कम्युनिटी में, ठीक है। अरे यार, 2 जानवरों को लड़ा देते थे और फिर उस पे दाव, हाँ वो, हाँ वैसा करके ऐसा करके वो दिखाता है ना, मुर्गियों को जो लड़ा देते हैं ऐसे करके, ठीक है। हाँ, वो मूवीज में भी ऐसा करके दिखाता था, अभी भी होता है क्या? भाई कुत्ता तो ऐसे ही लड़ते रहता है यार, उसको क्यों कोई लड़ाएगा, ठीक है। वो सब तो ऐसे, अच्छा ऐसे लड़ा दिया जाता है। तुम्हारे ही गांव में होता होगा ये सब फिर तो। हाँ हाँ, ये सब होता होगा भैया, ठीक है। ऐसा होता होगा, फिर लोग, फिर वो हंटिंग वगैरह के लिए लोग जाते थे। अच्छा, कैसा है कि मुर्गों को लड़ा दे रहे, खुद नहीं लड़ रहे हैं आपस में, कि जो फिर मर जाए तो उसको मार देगा, ठीक है। जैसे एंशियंट रोम में एक बहुत एक एनुअल टाइप का बनाया जाता था, और उसमें कहा जाता था कि सबको मैक्सिमस व्हीलर वगैरह टाइप के और बहुत बड़े बड़े जो योद्धा होते थे वो आते थे रोमन एम्पायर में, है ना। और कहा जाता कि जो मर जाएगा, मतलब जो हार जाएगा, उसको मार दिया जाता था। तो वो एकदम होता था, वो नॉकआउट मैच वाला जैसा होता है, हर मैच ही सेमीफाइनल, अगर आप मर गए तो आपको मार दिया जाता था, ठीक है। तो इस तरह का वैसा होता था। तो लेकिन इंडस वैली के लोग थोड़े उतने उतने ज्यादा वैसे नहीं थे, वो लोग कहते थे देखो मुर्गा मरा तो सबका फायदा है, सबको ही खाएगा, ठीक है। आदमी मरा तो कौन खाएगा यार, इसीलिए मुझे लगता है मुर्गा वगैरह को लड़ा दिए, जो जो जीत भी जाता होगा उसको भी मार देते होंगे, तो ऐसा होता होगा, हो सकता है। अगला लिखो, हो गया। लिखेंगे द पोजिशन ऑफ वुमेन, द पोजिशन ऑफ वुमेन वॉज स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर तो नहीं, वॉज स्ट्रॉन्ग इन सोसाइटी, द पोजिशन ऑफ वुमेन वॉज स्ट्रॉन्ग इन सोसाइटी and they were capable of taking decisions. ठीक है,
समझ में आ गया सब? वुमेन केपेबल होती थी डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग को एक चीज और देखना चाहिए कि डेड के बाद लोग बॉडी को क्रिमेशन भी करते थे। क्या करते थे? अब 3 तरीके की क्रिमेशन होती थी, पार्शियल बरिंग, कंप्लीट ब्यूरियल, और फिर होता था क्रिमेशन बाय फायर। तो इसमें क्या होता था? पार्शियल बर्निंग में, ब्यूरियल में, कि पहले बॉडी को जला दिया जाता था, उसके बाद जो उसके अवशेष बचते थे उसको दफना दिया जाता था। कंप्लीट ब्यूरियल सबको पता है कि बॉडी को ऐसी गाड़ दी। और इसमें कंप्लीट फायर मतलब कि जैसे चिता पे लोग जला देते हैं, हिंदुइज्म में जैसे देखने को मिला है वैसा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। कहीं कहीं लोग ये देख रहे हैं किसी किसी एविडेंस में कि लोगों को ओपन एयर में भी छोड़ दिया जाता था, ठीक है, कि चील वगैरह आकर के उनको खा सके। कुछ ब्यूरियल ऐसा भी देखा गया, और फिर जो उसका हड्डी बचता था फिर वो लोग ऐसा करके उसको दफना देते थे। कहीं कहीं ये हमें देखने को मिला है। आज भी बहुत ज्यादा सिविलाइजेशन में ऐसा करते हैं कि बॉडी किसी काम तो आए। नागालैंड वगैरह की ट्राइब में तो वो खुद ही खा लेते हैं बॉडी को। हाँ यार, ऐसा होता है आज भी कैनिबलिज्म, जहाँ पे अब तो नहीं लेकिन आज से कम 50 साल पहले नागालैंड की बहुत ज्यादा जो ऐसी ट्राइब थी जिन्होंने कभी रोशनी क्या मतलब कुछ देखा ही नहीं उन्होंने, उनके लिए मतलब डेड बॉडी का होना मतलब अब उसको क्या करेंगे, फिर उनको कुछ प्रोसेस नहीं पता है। कैनिबलिज्म वैसे भी प्रैक्टिस करते थे तो वो लोग खा लेते थे बॉडी को। ऐसा टाइप का हमें देखने को मिला है बहुत जगह। हो गया, लिखेंगे क्रिमेशन वॉज डन। क्रिमेशन होता है बॉडी के डेथ होने के बाद उसको, समझ में आ गया ना, उसको ठिकाने लगा देना, ठीक है। क्रिमेशन ऑफ डेड बॉडीज वर कैरिड इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स। क्रिमेशन ऑफ डेड बॉडीज वाज फाउंड इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स या टाइप्स। नंबर 1, कंप्लीट ब्यूरियल, कंप्लीट ब्यूरियल, कंप्लीट, पार्शियल, और फिर लिख देना क्रिमेशन बाय फायर। कंप्लीट, पार्शियल, और फिर क्रिमेशन बाय फायर। अगला इतना रिलीजियस लाइफ। हो गया, लिखेंगे द पीपल ऑफ IVC, द पीपल ऑफ IVC worshipped mother goddess, worshipped mother goddess, पशुपति, पशुपति, natural forces, natural forces, trees and water। नेचुरल फोर्सेस के बाद ट्री और वाटर। नेचुरल फोर्सेस में अग्नि, वायु, इन सब की पूजा करते थे, इंद्र वगैरह की पूजा करते थे, ठीक है। हो गया। अब मोहनजोदड़ो से ही वो हमें देखने को मिला है कि एक क्ले देखने को मिला है, एक सील मिला है देखने को, जिसपे ऐसे करके एक बैठे हुए, अब भगवान जी कहीं श्राप ना देने गलत बना रहे हो तो, ऐसे करके वो कोई ऐसे मूर्ति बनी हुई है, वो योग कर रहे हैं, ठीक है। और उनके आसपास यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स बैठे हुए, और ये बिल्कुल मेडिटेशन फॉर्म में हैं। लोगों ने इन्हें कहा है, या आद्य शिवा भी कह करके इन्हें पुकारा गया। लिखेंगे a seal has been excavated from Mohenjo-daro, a seal has been excavated from Mohenjo-daro on which a yogi is sitting in meditation pose, on which a yogi is sitting on meditation pose, ठीक है। On the right side elephant and tiger, इनके राइट साइड में elephant and tiger, and on the left side rhino and buffalo are sitting, rhino and
बफेलो और सिटिंग। क्लियर है? जॉन मार्शल कॉल्ड दिस एज आदि योगी और आदि शिवा। जॉन मार्शल ने इसे, इस पर्टिकुलर सील को कहा है आदि योगी या फिर आदि शिवा। आगे समझ में? अच्छा, अगर ये देखोगे ना जानवरों को तो कुछ सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। कोई बता सकता है क्या सिमिलैरिटी है? बताइए आप, मुस्कान और आप दोनों मिलकर बताइए क्या सिमिलैरिटी लग रहा है देखने में। ये मत बताइए कि जानवर बैठे हुए हैं। 10 का पुराना नोट में ये सारे के सारे जानवर हैं। आप पुराना वाला 10 का नोट देखिएगा तो उस पे ये सारे जानवर हैं। एलिफेंट भी है, टाइगर भी है, राइनो और बफेलो, ये सब है उसमें, है ना। तो हमें देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसे करके भाई सारा जानवर ही बैठा हुआ था आकर के। यहाँ एक कुत्ता घुस जाएगा सब भाग जाएंगे। वो ऊपर में एक है बहुत बड़ा सा एकदम, है ना, ऊपर में एक। हाँ हाँ, कुत्ता। हाँ, अच्छा तो क्या कोहली बोलना है उसको? बाबर आजम? अबे यार ये सब ज्ञान जो है ना भाई, खुद भाई क्या बोले और उसको हमको ये बताओ। अब वही बताओ क्या ही अब उसको कहा जाए। ठीक है यार, उसको और क्या बोला जाए, ये सब कि उसको वो मत बोलो, उसको वो मत बोलो। अभी ऐसा तो नहीं है कि उसको वो बोलेंगे तो वो प्रकट हो जाएगा, वो बन जाएगा। अगर वैसा कुछ हो जाए तो मेरे दिमाग में बहुत सारे नाम है किसी को कुछ भी बनाने के लिए, फिर मैं वो बना के वो बना दूंगा। ठीक है, क्या संदीप बोल देंगे तो तुम्हारा ही क्लोन बन जाएगा फिर। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि इसको मत बोलो। अबे यार, तो अब से उनको बोला करो वो कि अंकल आप बढ़ जाइए। अबे ये सब कुछ नहीं होता यार। वो बुरा मान जाएगा, वो डिप्रेशन में चला जाएगा, खाना पीना छोड़ देगा। फालतू की बातें। नेक्स्ट लिखो। द गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, the goddess of fertility was worshipped by farmers and newly wedded couple. The goddess of fertility was worshipped by farmers and newly wedded couple. ठीक है। अच्छा, आज भी बहुत सारे जगहों में तो भगवान की इस तरह से पूजा होती है। हम लोग आज भी नेचुरल फोर्स को पूजा करते हैं ना। और बिहार का तो जो सबसे बड़ा फेस्टिवल है वो नेचुरल फोर्स का ही पूजा होता है, छठ। छठ मेन, अच्छा देखो हम लोग छठ को इस तरह मनाते हैं, बहुत देशों में सूर्य की पूजा की जाती है। इजिप्ट में लोग पूजते हैं, चाइना में भी पूजते हैं पहले के जमाने में, और बहुत सारी ऐसी सिविलाइजेशन में जो एक भगवान को सब कोई पूजते हैं वो हैं, क्योंकि इन्हें कहा गया है द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। इनके बिना दुनिया में कुछ भी नहीं है। इसीलिए छठ को द फेस्टिवल ऑफ ग्रैटिट्यूड की तरह लोग मनाते हैं, है ना, कि भाई आप हैं, आप ही के वजह से पूरा दुनिया चल रहा है। तो हम लोग सन को एज अ ग्रैटिट्यूड फॉर्म में, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बहुत सारे नेशंस और बहुत सारे ट्राइब, जैसे इजिप्ट में वेनेजुएला की कुछ ट्राइब हैं, फिर आपको एस्टेक सिविलाइजेशन के लोग सूर्य को उनको प्रसन्न करने के लिए नरबली वगैरह भी देते थे, है ना। तो यानी कि सूर्य की पूजा हर देश में, हर सिविलाइजेशन में एक तरह या दूसरे तरह से की जा रही है। हमारे यहाँ छठ के तरह से हो रहा है, कहीं और किसी तौर से लोग, लेकिन हाँ सूर्य की पूजा हर सिविलाइजेशन में देखने को मिली है। सूर्य और अग्नि, ये दोनों की पूजा आपको हर सिविलाइजेशन में देखने को मिलेगी। हो गया, अगला लिखना, क्या पॉइंट था? ठीक है, लिखना। नेचुरल फोर्सेस वाला तो पॉइंट हो गया होगा मुझे लगता है। ठीक है, लिखना। गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी भी हो गया। कोई जानवर को ऐसा पूजा नहीं जा रहा है, लेकिन हाँ कहीं कहीं लोग कह रहे हैं कि नाग को पूजा जा रहा है। ठीक है, नाग देवता की पूजा ऐसे की जाती थी। अब लोग वो डर के पूजा करें या उनकी श्रद्धा उसमें, ये नहीं पता, लेकिन पीपल के पेड़ को पूजा जाना, इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग उन्हें पूजते थे। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। कुछ हमें साइंस वगैरह भी देखने को मिले इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सच एज चक्र, स्वास्तिक, क्रॉस, इन तरह के हमें रिलीजियस सिंबल। अब ये रिलीजियस सिंबल है या नहीं है ये नहीं पता, लेकिन हर घर के बाहर इस तरह के सिंबल देखने को पाए गए। लिखेंगे सिंबल्स, ऐसा हो तो बना लेना, सिंबल्स
of swastika, chakra and cross, symbol of swastika, chakra and cross have been found on the walls of IVC. Have been found on wall of IVC. हमारे पास कितना वर्किंग डेज है अभी देखना थोड़ा सा. 8 days. 9 को या 10 को? अबे तो इतना अंगड़ाई लेके इसमें बोलने वाली कौन सी बात है? सोए हुए नहीं हो क्या ठीक से? थोड़ा काम था. क्या कर रहे थे? करवा चौथ. बहुत दिन के बाद तुम कहाँ चले आते हो? अब फिर जाओगे घर? तो इससे अच्छा आते ही नहीं, फिर लंबा छुट्टी मनाते यार घर में. घर वाले भगा दिए होंगे. सही है. तुम्हारा तो सही है, छुट्टी उट्टी भी होता है तो बढ़िया दूर का फॉर्म डाल देते हो घर का, घर घूम के आ जाते हो. कहाँ के रहने वाले हो? आसनसोल? पर्टिकुलर आसनसोल में? अबे यार तो झारखंड बोलो. अच्छा सीधा रामपुर, मतलब जसीडीह से थोड़ा आगे. अबे तो रास्ता तो वही है जाने का. वोटर आईडी में घर का कहाँ पता है? बंगाल है या झारखंड? बंगाल है. अच्छा ठीक है. राइस कैपिटल ऑफ इंडिया से आता है वो. हाँ उस एरिया में बहुत ज्यादा राइस होता है, इसीलिए वो चितरंजन उन सबको द राइस बोल ऑफ इंडिया कहा गया है. पता था या नहीं? नहीं ये सब क्या पता होगा सर. हाँ हाँ. अबे ठीक है यार, खाने तो कोई दिक्कत नहीं, खाओ भाई ठीक है. जब तक इंसान नहीं खा रहे हो तब तक सब ठीक है. हाँ हाँ ठीक है. अगला रिलीजियस लाइफ हो गया हमारा. टॉपिक डालना इकोनॉमिक लाइफ. इकोनॉमिक लाइफ. इकोनॉमिक लाइफ. इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली, इंडस रिवर नदी के किनारे बसा है. नदी के किनारे अच्छी मिट्टी होगी यानी एग्रीकल्चर रिच एरिया होगा. लिखेंगे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रिवर्स इन दिस एरिया. Because of the presence of rivers in this area, agriculture was the major source of income. Agriculture was the major source of income. ज्यादातर लोग किस चीज में इन्वॉल्व थे? खेती बाड़ी करने में, और पैसा भी यहां से लोग जनरेट करते थे. ठीक है, पहला पॉइंट हो गया ना. वो मत लिखना कि नदी किनारे बसा था, ये बस मैं बता रहा हूं. 9 डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स हमें देखने को मिले हैं आईवीसी में. 9 डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स. 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. ठीक है, आइडेंटिफाइड इन आईवीसी, जिसमें से राइस हो गया, बार्ली हो गया, है ना, वीट हो गया, ये सब हमें देखने को मिला है. एक और एविडेंस बता सकते हो जिससे ये पता चले कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्रीकल्चर सिविलाइजेशन थी? गोदान, जो ग्रेनरी हम लोग को बहुत जगह में देखने को मिला है. लिखेंगे द एविडेंस ऑफ ग्रेनरी ऑल्सो प्रूव्स, द एविडेंस ऑफ ग्रेनरी ऑल्सो प्रूव अ गुड क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर इन आईवीसी. क्रॉप्स में नाम लिख लो 3-4 क्रॉप्स का, जो क्रॉप्स हैं. समझ में आ रहा है अभिषेक? अच्छा, हमें कहीं भी शुगर केन नहीं मिला, मतलब गन्ने की खेती हमें होते हुए कहीं पे नहीं मिला है. अब वो लोग चीनी खाते थे, नहीं खाते थे, गन्ने से ही खाते होंगे, और तो ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे पहले लगता था कि लोग ऐसा ही खाते हैं, लेकिन बीटरूट से भी, बीटरूट होता है ना वो, हाँ, उससे भी लोग चीनी एक्सट्रैक्ट करते हैं. और रशिया, बेलारूस, हंगरी और नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप में लोग शुगर केन से चीनी नहीं खाते हैं. शुगर केन एक होता है ना वो ब्राउन शुगर, एक सुनने में आता है खाने में ब्राउन शुगर, वो नशा वाला ब्राउन शुगर नहीं, एक ब्राउन शुगर भी होता है. वो तो जैगरी, वो क्या होता है ना कि गुड़ को बहुत माइन करके वो बनाते हैं. लेकिन ये देखने को मिला है कि बीटरूट से भी एक्सट्रैक्शन होता है शुगर का. ज्यादातर कंट्री जो शुगर केन से शुगर बनाती हैं उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्यूबा, चाइना. ये वो कंट्रीज हैं जो शुगर केन से चीनी एक्सट्रैक्ट करती हैं. और इंडिया में हमने ये सीखा था चाइनीज से.
ठीक है। कुछ कुछ चीज जो हम लोग चाइना से सीखे हैं, वो सबसे पहला है पेपर बनाने का क्वालिटी। उन्हें बहुत पहले से पता था कि पेपर कैसे बनाया जाता है। इसके साथ साथ गन पाउडर होता है ना, वो बारूद, वो किस तरह से बनाया जाए वो भी उन्हें पता था। अफीम वगैरह का सारा, चीनी और पेपर को छोड़ के सारा बेकार चीजें सीखी उन लोग से, ठीक है। फिर चाय का चलन वहां से आया। तो चाइना और इंडिया के बीच में जो ट्रेड रहा है हमेशा से, वो लोग, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि चाइनीज सिल्क इंस्पायर्ड है इंडिया के, साउथ इंडिया के कांचीवरम सिल्क से। साउथ में जगह है कांचीवरम, ठीक है। चोल एम्पायर किंगडम में हम लोग पढ़ते हैं, तो वहां पे जो सिल्क बनाई जाती थी ना, वहां से चाइना लोग क्या करते थे कि पढ़ाई करने के लिए चाइना जाते थे और उन्हें सिल्क बनाना सिखाते थे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ दो कंट्री आप ऐसे देखोगे तो ये दो कंट्रीज हैं जहां वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटी की सिल्क मिलती थी। इसीलिए तो रूट का भी नाम पड़ा ना, सिल्क रूट, लोग आते थे ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। अगला लिखो, क्या था पॉइंट? एविडेंस ऑफ ग्रीनरी इज आल्सो फाउंड। शुगर केन का कहीं भी एविडेंस नहीं है, लिख लेना ये। हो गया। अच्छा, नदी है, नदी के बगल का सिविलाइजेशन है, हम लोग ये देख रहे हैं कि ड्रेनेज पैटर्न भी अच्छा है। तो यहां ये भी समझना चाहिए कि उन्हें इरिगेशन के भी बारे में पता था। नदियों से किस तरह से पानी को खेतों तक पहुंचाया जाए, इसके बारे में भी आईवीसी के लोगों को पता था यार। क्योंकि तुम किस तरह से खेती कर पाओगे बिना पानी के अच्छे क्वालिटी के? यानी हम लोग देख पा रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को सिंचाई के भी महत्व के बारे में पता था। लिखेंगे, पीपल ऑफ आईवीसी ऑल्सो हैड नॉलेज ऑफ इरिगेशन और एक क्रॉप जो यहां पे उगाया जा रहा था इसके बाद, वो था कॉटन। जी हां, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कॉटन भी उगाया जाता था, ठीक है। कपास, ठीक है। वैसे दुनिया में सबसे पुराना कॉटन बनाने का हम लोग श्रेय देते हैं एज़टेक सिविलाइजेशन के लोगों को। कहां के सिविलाइजेशन के लोगों को? एज़टेक। ये लोग फॉलो करते थे मायन सिविलाइजेशन। हम लोग ये मानते हैं कि ये लोग सबसे पहले कॉटन बनाए थे, ठीक है। लेकिन इंडिया में भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग भी कॉटन ओरिजिनेशन करना, कॉटन को किस तरह से उगाया जाए, कपास, ये भी जानते थे। लेकिन सबसे पुराना, और ये जब मैं कह रहा हूं कि हम लोग मानते हैं, इसका ये मतलब है कि ग्रुप ऑफ जो हिस्टोरियंस हैं, जो वर्ल्ड लेवल पे जो हिस्टोरियंस हैं, वो मानते हैं कि कॉटन का आविष्कार करने का जो श्रेय जाता है, वो जाता है एज़टेक सिविलाइजेशन के लोगों को। एज़टेक सिविलाइजेशन के लोग, लेकिन जो सिविलाइजेशन थी वो थी मायन सिविलाइजेशन, ठीक है। प्रेजेंट डे में आपको मेक्सिको, हॉन्डुरास, इन सब एरिया में ये देखने को मिलेगा। और कलेक्टिवली अब ये लोग कहलाते हैं, सुना होगा ये रेड इंडियंस टर्म बहुत बार, ठीक है। तो इन्हें हम लोग रेड इंडियंस कहते हैं। अगला लिखना, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। डोमेस्टिकेशन, जी हाँ, इकोनॉमिक के बाद है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, ठीक है। गाय का एविडेंस कहीं नहीं मिला है कि लोग गाय वगैरह पालते थे या नहीं पालते थे, लेकिन हॉर्सेस को लोग डोमेस्टिकेट करते थे, ठीक है। लिखेंगे, नो एविडेंस ऑफ काउ डोमेस्टिकेशन, नो एविडेंस ऑफ काउ डोमेस्टिकेशन। generally horses and elephants were domesticated। अब सीधी सी बात है, हॉर्सेस का डोमेस्टिकेशन मुझे लगता है इसलिए करते होंगे ट्रेडिंग के पर्पस के लिए, ठीक है। क्योंकि याद करो, हम लोग ये समझ रहे, ये हम लोग जानते हैं, ये हम लोग चोल किंगडम में भी पढ़े हैं कि दुनिया में सबसे अच्छी क्वालिटी के जो हॉर्स थे वो तो आपको अरेबियन पेनिसुलर में आते थे। और वो लोग जब इंडिया का ट्रेडिंग होता था तो वो लोग शायद ट्रेड वगैरह करने के लिए इसका यूज करते थे, ठीक है। गुजरात के कुछ एरिया में हाथियों को भी पालने का हमें एविडेंस मिला है। लिखेंगे, डोमेस्टिकेशन ऑफ एलिफेंट has been found from गुजरात, ठीक है। अच्छा, एक ऐसा जानवर जिसको लोग डोमेस्टिकेशन तो नहीं करते थे लेकिन बहुत ज्यादा ऊंचे दर्जे पे मानते थे, वो था हम्प्ड बुल। वो बुल होता है ना जिसके ऐसा बना रहता है उसके पीठ पे, ठीक है। हाँ हाँ, वैसा, उसे कहा गया था। लिखेंगे, हम्प्ड बुल was majorly found in IVC. Humped bull was majorly found in IVC and was
इंपॉर्टेंट एनिमल। कुत्तों को पालने का कहीं पे हमें एविडेंस नहीं मिला है, ठीक है, उसके बाद ही लोग फिर पालना वाला शुरू कर दिया। अच्छा, पहले ये हमेशा से ऐसा डोमेस्टिकेशन नहीं हुआ, कुछ भेड़ियों को पालते 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 वो उनका जेनेटिक चेंज होकर के वो कुत्ते बन गए। ऐसा कोई शुरू से ऐसा नहीं था। लोगों ने डोमेस्टिकेशन और हंटिंग पर्पस के लिए भेड़ियों को, एक पर्टिकुलर ब्रीड है हस्की, साइबेरियन हस्की, देखा है किसी ने? वो बहुत ज्यादा अपना शेयर करता है डीएनए वेयरवुल्फ से। वेयरवुल्फ होते हैं बड़े बड़े भेड़िए होते हैं, वो उनसे शेयर करता है, ठीक है। तो जिन भेड़ियों को फिर वो लोग, उनका हुआ कि आपको कुछ नहीं करना है, कुछ ऐसे लोग होंगे भेड़ियों को बोले चलो मेरे ही साथ रहो, तुमको कुछ नहीं करना है, आराम से उनका वर्क फ्रॉम होम वाला लाइफ हो गया। वो धीरे 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 बनते बनते, देखो जो जितना ज्यादा आराम से रहेगा ना, उसके मीठे बनने की चांसेस उतने ज्यादा हैं। मतलब कि वो एकदम ज्यादा एकदम नॉर्मल सा हो जाता है। तुम वेयरवुल्फ को ऐसा ऐसे करके दिखाओ, तुम कहो कि चलो उछलो उछलो, ऐसा वो हाथ ही उखाड़ देगा, ठीक है। तो वेयरवुल्फ, हस्कीज वगैरह फिर जो बहुत ज्यादा बनते बनते उनमें ट्रेडिशन ऐसा आ गया कि अब वो शान टाइप के हो गए हैं। एक बहुत ज्यादा देखते हो कि सऊदी अरब के शेख वगैरह बहुत शेर वगैरह को पालते हैं, और वो लोग एकदम शेर को तो क्या भाई कुत्ता ही बना के रखते हैं। वो लोग कुछ भी करते हैं, कुछ नहीं करता है शेर, कुछ भी नहीं। हाँ हाँ, बड़े बड़े एकदम जानवर रहते हैं। तो वो क्या होता है, वो शुरू से ही देखता देखता उसको लगता है कि भाई इतना ही बड़ा हमको, इतना ही में हमको खाना वगैरह भी उसको बस ऐसे दे दिया जाता है। तो अगर उसका माइंडसेट ही वैसा है, उसको दिखाए कोई नेशनल ज्योग्राफी की, देखो तुम्हारे बाप दादा कैसा काम करते हैं और तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे शेख लोग के साथ, और नहीं तो क्या यार, उसको दिखाओ कि यार देखो तुम्हारा खून कब खौलेगा, तुम क्यों नहीं मार रहे हो इन लोग को। हाँ, वो अपना आराम से बैठा हुआ है, उसका मालिक दे रहा है, उसको कुछ कोई परवाह नहीं है। तो इसी तरह ये साइबेरियन हस्कीज, या फिर तुमको एक जो होता है ना जानवर, जो क्या, जो पिटबुल हो गया तुम्हारा, अमेरिकन पिटबुल, ठीक है, वो सब किसी जमाने में उसको पाला नहीं जाता था, उसको डोमेस्टिकेशन कराया गया। एक और ऐसा ही डॉग का ब्रीड है जर्मन शेफर्ड, सबने सुना होगा इसको। जर्मनी में एक खास ग्रुप के भेड़ियों को पाला जाता था शेपर्ड के लिए, वो जो रहता है ना भेड़ वगैरह, उनको देखने के लिए कि उनपे कोई जंगली जानवर ना हमला कर दे। तो धीरे 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 वो जो भेड़िया था वो बन गया, धीरे 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 वो चौकीदारी करते करते वो जर्मन शेपर्ड बन गया। मतलब किसी जमाने में भेड़िया था, अब ये घूम रहा है बेचारा ऐसे करके कि मालिक देंगे पेडिग्री तो नाचेंगे थोड़ा सा, ठीक है, ये हालत हो गया है। और सबसे बेकार क्वालिटी का तो वो मुझे डॉग, वो जो पग वगैरह होता है ना एकदम छोटा सा हच के वो ऐड में, हाँ यार वो तो समझ में नहीं आता है। वो चोर आएगा तो पहले उसी को चोरी करके ले जाएगा, वो क्या बचाएगा यार तुमको, ठीक है। हाँ, और नहीं तो क्या यार, हाँ वो बस पता नहीं यार, वो बस कुछ कुछ होगा, वो उसको पर्स में डाल लेती है, वो चिहुआ हुआ करके, वो जो रहता है एकदम छोटा सा, है ना, कोई मतलब नहीं है यार उन सब कुछ, तो क्या मतलब यार। डॉग मार्केट में भी अगर जाओगे मीट बेचने तो उसका अच्छा क्वालिटी नहीं मिलेगा, ऐसा है डॉग मार्केट इंडिया में, नागालैंड वगैरह में, ठीक है। एक बार हुआ क्या, एक मेरा फ्रेंड था, वो बता रहा था उसके कॉलोनी में बहुत ज्यादा स्ट्रीट डॉग जो रहते हैं। एक और बात, इंडियन गवर्नमेंट ने स्ट्रीट डॉग को कंट्रोल करने के लिए एक इनिशिएटिव बनाया। अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ी कंपनी है, उनके सीईओ, उनके पीछे कुत्ता लग गया बहुत सारा, और अरे यार सही बता रहे हैं, और वो बेचारे गिरे, उनकी डेथ हो गई। इंडिया में सबसे ज्यादा स्ट्रीट डॉग के काटने से डेथ हो रही है साउथ ईस्ट एशिया में, सबसे ज्यादा स्ट्रीट डॉग का प्रॉब्लम इंडिया में है, ठीक है, बहुत ज्यादा ही पॉपुलेशन स्ट्रीट डॉग का। तो इसको कंट्रोल करने के लिए कोई, जब तक लगता है कोई मंत्री वगैरह को नहीं काटेगा तब तक नहीं सरकार सुनेगी कुछ इनिशिएटिव बनाने के लिए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा तादाद में बढ़ रहे हैं, और इसको कंट्रोल करने के लिए कोई ये एक तो हमें उठाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा डेथ जो है इंडिया से वो रेबीज से हो रहा है, पता है ना, बहुत ज्यादा बुरी डेथ होती है रेबीज से। मतलब लिटरली जो कहते हैं ना, अगर आप वीडियोस देख लेंगे तो वो जो रेबीज जो बिल्कुल पेशेंट पहुंच चुका है, वो पानी, उसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है, पानी पीने का डर, वो पानी नहीं पी पाते वो लोग, बहुत ज्यादा डरावना। वो जाओगे यूट्यूब पे वीडियो डालने के लिए तो एज रिस्ट्रिक्शन वीडियो आता है, हाँ, क्योंकि उसमें वो फिर जाओगे तो भाई होश ही उड़ जाता है देख करके, और बहुत कम चांसेस है कि फिर कोई बच पाए। अब ऐसा नहीं है कि रेबीज बस कुत्तों के काटने से होता है, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ मैमल जिनका कैनाइन कुछ इस तरह से बना रहता है जो मीट को टीयर अप कर सके, वो रेबीज फैलाने में, बिल्ली के भी नोच लेने से, अब ऐसा नहीं कुत्ता बस काट ले, अगर नेल्स वगैरह भी उसका लग जाता है तो रेबीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इंडिया में स्ट्रीट डॉग की प्रॉब्लम को लेकर के एक इनिशिएटिव बनाई जा रही है, क्योंकि इंडिया एक ऐसा कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया में जहां पे स्ट्रीट डॉग की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। एक तो लोग का भी व्यवहार है स्ट्रीट डॉग जैसा, और फिर जो पर्टिकुलर स्ट्रीट डॉग है वो भी है।
ठीक है, डोमेस्टिकेशन हो गया ना। अब ट्रेड लिख लो, लास्ट का पॉइंट, ट्रेडिंग इन आईवीसी। ट्रेडिंग इन आईवीसी लिखेंगे, ट्रेड फ्रॉम मिडिल ईस्ट एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका ट्रेड फ्रॉम मिडिल ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका में मोरक्को वगैरह, इन सब से हम लोग देख पा रहे हैं कि ट्रेडिंग होता था। ठीक है, पर्टिकुलरली फ्रॉम मेसोपोटामिया, पता है ना मेसोपोटामिया कहाँ है, प्रेजेंट डे इराक और ईरान, पर्टिकुलरली फ्रॉम मेसोपोटामिया। हो गया, क्लियर है यहां तक की बात। ट्रेडिंग हो रहा है तो यहां पे कहने का ये मतलब है कि हमें मेजरमेंट टूल्स भी देखने को मिलेंगे, लिखेंगे मेजरिंग टूल्स फॉर ऑल्सो एविडेंट, मेजरिंग टूल्स वर ऑल्सो एविडेंट। ये शेयर करने का कोई मतलब तो है नहीं ऐसे, ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात, समझ में आ गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन का हम लोगों ने बेसिक जो भी मेन पढ़ना था हमने पढ़ लिया है। इसके बाद वाले टॉपिक में इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग देखेंगे कि किस तरह से लोग रहते वगैरह थे, उनका इकोनॉमिक पैटर्न क्या था, रिलीजियस लाइफ हम लोग देख ही लिए हैं। इसके साथ मिसलीनियस होने के बाद आईवीसी खत्म हो जाएगा। फिर जैसा बोलोगे कौन सा स्टार्ट करना है नहीं करना है तो फिर हम लोग वो देखेंगे। आज की पर्टिकुलर क्लास हम लोग इधर खत्म कर रहे हैं।